Yes, very good afternoon. Let's start with another session, another revision session for your upcoming December 22 एग्जाम। आज का जो टॉपिक हम लोग रिवाइज करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 2-3 पेपर में एक बार आता है बेटा, ये है ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज ना। और ये टॉपिक बहुत सिंपल है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसमें जो ड्यू डेट के कैलकुलेशंस होते हैं वो हमें एक्चुअली एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट के टॉपिक्स में भी काम आते हैं। इसके अलावा इसकी कुछ एंट्रीज जो है वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वगैरह में भी हमें हेल्प करती है। ओके, स्पेशली बिल्स डिसऑनर एंड ऑल दैट। तो ये सब चीजों के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक। एक वन शॉट सेशन होगा जिसके अंदर हम लोग आरटीपीज, एमटीपीज, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन सब कुछ कवर कर लेंगे, इंक्लूडिंग द थ्योरी क्वेश्चंस एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहला कंसेप्ट जो इसमें आता है वो कंसेप्ट है बेटा प्रॉमिसरी नोट का। प्रॉमिसरी नोट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग जिसमें अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है, ठीक है, जो मेकर साइन करता है, जिसमें लिखा होता है कि आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो है वो पे करना है, और ये पे किसे हो सकता है, टू द ऑर्डर और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। लेकिन याद रखिएगा प्रॉमिसरी नोट कभी भी बियरर को पेएबल नहीं हो सकता है। हम लोग आम आदमी इसे इश्यू नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये राइट है कि वो प्रॉमिसरी नोट इश्यू कर सकती है टू बी पेएबल टू बियरर ऑन डिमांड। ओके, दैट इज अंडर सेक्शन 31 ऑफ द आरबीआई एक्ट। Okay, so we cannot issue promissory notes payable to bearer, remember। और promissory note क्या होता है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है। जो पैसा देने वाला है वो खुद ही साइन कर देता है उसके ऊपर, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक है मेकर और दूसरा है पे, है ना। जो बना रहा है promissory note दैट इज द मेकर, और जिसे पैसे मिलने वाले हैं वो होता है बेटा पे। जो पे होता है, जिसे पैसा मिलने वाला है, वो क्या एंट्री करेगा, सबसे पहले तो गुड्स सेल करेगा, तो एंट्री क्या होगी, एक्सेप्टेड टू सेल्स। और जब उसे प्रोमिसरी नोट मिलेगा वो एंट्री पास करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। ओके, सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, या कस्टमर बोलो या डेटर बोलो या एक्सेप्टर बोलो, जो भी है उस अकाउंट को क्रेडिट करेगा। मेकर क्या करेगा, जो गुड्स खरीद रहा है वो क्या करेगा, सबसे पहले वो एंट्री पास करेगा परचेज या एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और फिर वो उसको बिल इश्यू करेगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। याद रखिएगा बिल लेने वाले के लिए वो एक असेट होता है, इसलिए वो हमेशा बिल रिसीवेबल को डेबिट करते रहता है, और जो देने वाला है, जो पैसा देने वाला है, उसके लिए वो लाइबिलिटी है, इसलिए बेटा वो बिल्स पेएबल को क्रेडिट करता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, अभी हमने प्रॉमिसरी नोट देखा जहां पर जो गुड्स खरीद रहा होता है वही साइन करके एक नोट दे देता है कि भैया मैं पैसा देने वाला हूं, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अगर ए ने बी से गुड्स खरीदा, ए ने गुड्स बाय किए फ्रॉम बी, तो ए ने गुड्स खरीदे किससे, बी से, ठीक है। तो ए क्या करेगा, ए अगर एक नोट साइन करके इसको देता है तो उसे कहते हैं प्रॉमिसरी नोट। ए खुद ही एक डॉक्यूमेंट बनाता है, उसे साइन करता है और बी को दे देता है, तो उसे प्रॉमिसरी नोट कहते हो आप। मान लेते हैं बी एक डॉक्यूमेंट बनाता है और ए उस पर साइन करता है, तो ऐसा जो डॉक्यूमेंट होता है वो हो जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। दोनों भी केस में उसमें लिखा हुआ यही होता है कि ए पैसा देने वाला है और बी रिसीव करने वाला है। सिर्फ फर्क यह है कि बनाया किसने। अगर पैसा देने वाला ही बनाए तो प्रॉमिसरी नोट है, पैसा लेने वाला बना के बस उस पर साइन ले ले तो फिर इन दैट केस ये क्या हो जाता है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज हो जाता है। जब तक वो साइन ना हो तब तक उसे ड्राफ्ट कहते हैं। सो सेक्शन 5 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 कहता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट है राइटिंग में जिसमें एक अनकंडीशनल ऑर्डर होती है। एक ऑर्डर दिया हुआ होता है कि हाँ आपको ये पैसा इतने इतने दिन में देना है, जिसे मेकर जो है वो साइन करेगा, और वो एक सर्टेन पर्सन को डायरेक्ट करता है कि आप क्या करेंगे, आप इतने इतने टाइम पे या इस टाइम पे हमें पे ऑफ करेंगे, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो ये किसको भी पेएबल हो सकता है, ये उसमें लिखे हुए आदमी का नाम उसको भी पेएबल हो सकता है या बियरर को भी पे हो सकता है। व्हेन प्रिपेयर्ड बाय द मेकर इट इज कॉल्ड एज ड्राफ्ट। जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा। इसके अंदर
तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। जिसने इसे बनाया था वो होता है बेटा सेलर। जैसे हमारे एग्जाम्पल में बी बनाता है और ए से साइन लेता है। बी खुद सेलर था गुड्स का, ए ने गुड्स बाय किए थे, ए परचेजर था। तो बी जो बना रहा है वो होता है ड्रॉवर, ए जिसने उस पर साइन किया वो हुआ ड्रॉई, और अल्टीमेटली पेमेंट हो सकता है बी रिसीव करे या हो सकता है बी कहे कि मेरे बदले सी को दे दीजिए। तो फिर सी जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा पेई। पेई मतलब जिसको पैसा मिलेगा। तो अगर बिल बी के पास रहेगा तो बी खुद ही पेई भी है और ड्रॉवर भी है, और सी जो होगा वो पेई बन जाएगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं इनके रूल्स विथ रिस्पेक्ट टू मैच्योरिटी ऑफ प्रोमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। मैच्योरिटी डेट मतलब वो डेट जिसपे उसका पैसा देना है। अब पैसे का मतलब ये जो बिल्स होते हैं इसका कैलकुलेशन कब से स्टार्ट करने का, डेज वगैरह का। तो इसका टर्म का कैलकुलेशन स्टार्ट होगा अगर ये बिल आफ्टर साइट है तो जिस दिन एक्सेप्ट होगा ना उस दिन से। अगर ये बिल आफ्टर डेट है तो जिस दिन ड्रॉ होगा उस दिन से। ठीक है, बिल अगर आफ्टर साइट है तो जब से एक्सेप्टेंस होगा तब से उसका काउंटिंग स्टार्ट करना है, और बिल आफ्टर डेट है तो जिस दिन वो बिल ड्रॉ होगा उस दिन से बेटा क्या करना है, आपको ये बिल का कैलकुलेशन, डेट का कैलकुलेशन स्टार्ट करना चाहिए। अब जब आप डेज कैलकुलेट कर रहे हैं, मैच्योरिटी डेट सेट कर रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ रूल्स है जो ध्यान में रखने होते हैं। सबसे पहले तो आपको 3 दिन ग्रेस के ऐड करने होंगे मैच्योरिटी डेट में। मैच्योरिटी की जो भी डेट आ रही होगी, जो भी बिल की ड्यू डेट आ रही होगी, उसमें अगर मान लीजिए उसमें हमें 3 दिन ग्रेस के ऐड करने पड़ते हैं। ये 3 दिन ग्रेस के ऐड कब नहीं होते, अगर ये बिल पेएबल है ऑन डिमांड, एट साइट या ऑन प्रेजेंटमेंट। ये 3 दिन को छोड़कर, ये 3 केसेस को छोड़कर, जब ऑन डिमांड है, एट साइट है, ऑन प्रेजेंटमेंट है, या मान लो एक ऐसा केस भी हो सकता है जिसमें स्पेसिफिक ड्यू डेट दी गई है कि इसका पेमेंट जो है वो आने वाली अगले महीने की 15 तारीख को ही होना चाहिए। तो फिर याद रखिएगा जब ऐसी स्पेसिफिक ड्यू डेट होती है, ऑन डिमांड होता है, एट साइट होता है, ऑन प्रेजेंटमेंट होता है, तो बेटा उसमें 3 दिन ग्रेस के ऐड नहीं किया करते हैं। अगर उसमें कोई करस्पॉन्डिंग डेट है ही नहीं तो आपको लास्ट डे पकड़ना पड़ेगा और फिर 3 दिन ग्रेस ऐड करने पड़ेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है, जैसे आप ये वाला एग्जाम्पल देखेंगे, क्या बोलते हैं 31 जनवरी से 1 महीना। स्टूडेंट्स 31 जनवरी से 1 महीना कहां खत्म होगा? 31 फरवरी तो होती नहीं है। तो फरवरी अगर करस्पॉन्डिंग डेट नहीं है तो महीने की आखिरी डेट पे रुक जाओ। 31 जनवरी से 1 महीना, 31 फेब तो होती नहीं, तो आप 28 फेब पे रुक जाएंगे। 28 फेब से फिर 3 दिन ग्रेस, आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 3rd ऑफ मार्च। आया समझ में कैसे करना है? अगर करस्पॉन्डिंग डेट नहीं है, अगर करस्पॉन्डिंग डेट नहीं है तो आपको लास्ट डे पे रुक जाना है। ठीक है, फिर 3 दिन ग्रेस ऐड करने हैं। अगर मान लेते हैं बिल आज बनाया गया था, अब आज की डेट है 12 नवंबर 2022, तो अगर आज के दिन बिल बना है तो फिर याद रखिएगा ये बिल का मतलब जब उसका टर्म आप कैलकुलेट करोगे उसमें आज की डेट को कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं हम 12 नवंबर को अगर 10 दिन का बिल दे रहे हैं तो 12 नवंबर आप नहीं गिनेंगे, 13 नवंबर से काउंटिंग स्टार्ट होगी 10 डेज की। अगर मैच्योरिटी डेट के दिन पब्लिक हॉलिडे है तो आपको उसका पहले का बिजनेस डे लेना होगा। यानी मैच्योरिटी डेट के दिन मान लीजिए संडे है, रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे है, ऐसी अगर कोई नेशनल हॉलिडे आती है तो आप उसके एक दिन पहले ही क्या करोगे, उसका पेमेंट करोगे। और अगर मैच्योरिटी के डेट के दिन कोई इमरजेंसी हॉलिडे गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है तो आप उसका अगला बिजनेस डे कंसीडर करेंगे। ठीक है, आप उसका अगला बिजनेस डे कंसीडर करेंगे। चलिए, अब मैंने कुछ एग्जांपल्स यहां रखे हुए हैं, फटाफट उन एग्जांपल्स को देख लेते हैं। जैसे 5th ऑफ जुलाई से 2 महीने का बिल आप कैसे काउंट करोगे? 5th ऑफ जुलाई 2 महीना, 5th जुलाई से हो गया बेटा 5th अगस्त, 5th अगस्त से हो गया 5th सितंबर, 5th सितंबर में 3 दिन और ग्रेस के, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 8th ऑफ सितंबर 21, राइट? क्या हो जाएगा बेटा डेट इसका? 8 सितंबर 2021। नेक्स्ट 12 मई से 3 महीना। अब 12 मई से 3 महीना कहां खत्म होगा? 12 मई से 12 जून, 12 जुलाई, 12 अगस्त, 3 दिन ग्रेस के, तो वो हो जाएंगे बेटा 15 अगस्त। लेकिन 15 अगस्त तो इंडिपेंडेंस डे है, नेशनल हॉलीडे है, तो 14 अगस्त हम लोग लेंगे यहां पे। नेक्स्ट 13 दिसंबर से, सॉरी 13 क्यों पढ़ रहा हूं, 23 दिसंबर से 60 डेज, और आपको बोला है कि 24 फेब जो है ना वो एक इमरजेंसी हॉलीडे हुई है।
बेटा याद रखिएगा, अब 23 दिसंबर से जब आप 60 डेज काउंट करते हो तो दिसंबर के 8 दिन हो गए, जनवरी के 31 दिन हो गए, बराबर है, और अपने पास अभी 21 डेज बाकी है, तो 21 फेब आएगा, फिर 3 दिन ग्रेस के ऐड करोगे तो 24 फेब हो जाएगा। लेकिन 24 फेब को एक इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हुई है, तो आप कौन सी डेट अज्यूम करेंगे? 25 फेब 21, ओके, 22 रहता। क्लियर, समझ में आ गया सबको? तो ये कौन सी डेट हो जाएगी? एक दिन आगे की लेनी होगी। जब इमरजेंसी हॉलीडेज होती है तो एक दिन आगे का लिया जाता है। 31 जैन से एक महीना मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके बता दिया आपको, क्योंकि जैन में फेब में 31 डेट नहीं होती है, तो आप आखिरी डेट पे रुक जाएंगे 28 फेब, 3 दिन ग्रेस के ऐड करेंगे। 30th ऑफ जून से एक महीना, बेटा 30th ऑफ जून से एक महीना अगर मैं लेता हूं तो मुझे 31 जुलाई पे रुकना चाहिए या 30th जुलाई पे रुकना चाहिए? बेटा 30th ऑफ जून से अगर मैं एक महीना ले रहा हूं तो मुझे रुकना चाहिए 30th ऑफ जुलाई पे, क्योंकि करस्पॉन्डिंग डेट है, नहीं रहती है तो लास्ट डेट लेते हैं। 30 जून से एक महीना 30 जुलाई गिनने का, 30 जुलाई से 3 दिन और, तो फिर ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा 2 ऑफ अगस्त। ठीक है, करस्पॉन्डिंग डेट नहीं रहती है तो लास्ट डे लेते हैं। नेक्स्ट, बिल के साथ ड्रॉवर क्या क्या कर सकता है? तो ड्रॉवर अपने साथ बिल की 5 चीजें कर सकता है। एक, बिल अपने पास संभाल के रखे मैच्योरिटी तक। दूसरा, उसको अगर पैसे की जरूरत है तो फिर वो बैंक के पास जाए और उसके ऊपर एक लोन ले लेता है, मतलब वो डिस्काउंट कर देता है। बिल बेसिकली बैंक को बेच देता है, वो डिस्काउंट कर लेता है, बेच देता है एक तरीके से। ठीक है, तो वो भी वो कर सकता है। एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट का मतलब क्या हो जाता है? तो बेटा यहाँ पे एंडोर्समेंट का मतलब होता है, जैसे मेरे को कहीं से पैसे आने वाले थे, मेरे को उससे बिल मिला हुआ था, मैंने वो बिल किसी और को दे दिया, तो वो क्या हो जाएगा? एंडोर्समेंट हो जाएगा। ठीक है, जिस पार्टी को मैं ये बिल दे रहा हूं वो होता है जिस पार्टी को मैं ये दे रहा हूं वो होता है एंडोर्सी, और जो ये दे रहा है बिल वो हो जाएगा एंडोर्सर। जैसे एक एग्जांपल के केस में ए ने साइन करके बिल बी को दिया, बी ने क्या किया? बी बोला यार मुझे पेमेंट सी को करना ही है ना, तो बी ने वो बिल के पीछे साइन किया और सी को दे दिया। बी को भी साइन करना पड़ता है, तो पीछे साइन करता है और सी को दे देता है, इसे कहते हैं एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, है ना। तो एंडोर्स करता है, पीछे नाम लिखता है सी का और सी को दे देता है। अब सी बोलता है यार मुझे पैसा आगे डी को देना है, तो वो पीछे साइन करता है और आगे डी को दे देता है। ये जो प्रोसेसेस हो रही है ना, ये एंडोर्समेंट है। सी ने साइन किया तो सी हुआ एंडोर्सर, और डी ने रिसीव किया वो हुआ इंडोर्सी। बिल कलेक्शन के लिए भी भेजा जा सकता है बैंक के पास। अगर आप चाहें ड्यू डेट के दिन आपको चाहिए कि समय से बराबर पैसे ले लिया जाए, तो फिर आप बैंक के पास ये बिल जमा कर सकते हैं, ताकि बैंक क्या करेगी? ड्यू डेट के दिन कस्टमर्स के पास जाएगी, बिल का पैसा कलेक्ट करेगी और आपके अकाउंट में जमा करेगी। आप बैंक के पास ये बिल गिरवी रख के उस पर लोन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब अलग अलग चीजें हैं जो आप ये बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ कर सकते हैं। चाहे आप इन पांचों में से कुछ भी करें, ड्रॉई किसी की भी एंट्री पास नहीं करने वाला। डिसऑनर क्या होता है और नोटरी चार्जेस क्या होते हैं? बेटे डिसऑनर यानी ड्यू डेट के दिन पैसा नहीं मिलना, उसे डिसऑनर कहते हैं। तो डिसऑनर एक ऐसी चीज है ना जिसका फैक्ट रिकॉर्ड होना जरूरी है, क्योंकि अगर बिल डिसऑनर, सामने वाला पैसा नहीं दे रहा है, तो हमें आगे जाके उससे पैसे तो रिकवर करने ही है, हम केस करेंगे उसके ऊपर, बराबर है। लेकिन केस करने के लिए हमारे पास एक एविडेंस होना जरूरी है। नहीं तो हो सकता है कि वो कोर्ट में कहे कि हम मैंने तो दे दिए थे, या वो मेरे पास आए ही नहीं लेने के लिए, वगैरह वगैरह, एनी काइंड ऑफ थिंग लाइक दैट। तो फिर हम लोग क्या करें? हम लोग जनरली एक कोर्ट अपॉइंटेड नोटरी पब्लिक को लेकर उसके पास जाते हैं, उसके और क्या करते हैं? फिर उससे पूछते हैं पैसा दे रहा है या नहीं, और फिर नोटरी क्या करता है? ये फैक्ट अपने बुक में रिकॉर्ड करता है कि सामने वाले ने पैसा नहीं दिया था, और फिर उसके बदले में वो ड्रॉवर को एक सर्टिफिकेट देता है जिसे कहते हैं प्रोटेस्ट। ठीक है, जो ये सबूत होता है कि ये बिल सच में डिसऑनर हुआ था। और नोटरी चार्ज का खर्चा कौन भरेगा? जो पार्टी इसे डिसऑनर करेगी वही उसको क्या करे, वो जो पार्टी डिसऑनर करती है, ठीक है, वही नोटरी चार्जेस का पैसा भरेगी। अगर ऑनर कर दिया तो भैया जो लेके गया उसको वो भरेगा, अगर डिसऑनर किया तो जिसने डिसऑनर किया वो भरेगा। अब मैंने ये जितने भी केसेस आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, रिटेंशन टिल मैच्योरिटी, डिस्काउंटिंग, एंडोर्समेंट, सेंड फॉर कलेक्शन, प्लेज की अलग से कोई एंट्री नहीं होती है, क्योंकि प्लेज में तो मतलब आप उसके ऊपर लोन लेते हैं, बिल आपके ही नाम का होता है, आप उसके ऊपर बस लोन ले लेते हैं।
तो मैंने सबकी ऑनर की, डिसऑनर की, बेसिक एंट्रीज ये सब यहाँ पे रखी हुई है आपके रेफरेंस के लिए। सबसे पहले अगर हम बात करें बिल रिटेन टिल मैच्योरिटी की, तो उसमें तो आपको कोई अलग से एंट्री करनी नहीं है। जब आप बिल डिस्काउंट करते हैं बेटा विद द बैंक, तो आपको क्या करना होगा, आपके बैंक में पैसे आएंगे। याद रखिएगा, बैंक कैश नहीं देती आपको, बैंक आपके अकाउंट में पैसा आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बराबर है। आपके पास से बिल चला जाएगा ना, आपके पास से बिल जाएगा बैंक के पास में, बैंक आपको उसके बदले कुछ पैसा देगी डिस्काउंट काट के, तो आप एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। नेक्स्ट याद रखिएगा, इसकी एंट्री ड्रॉवी नहीं करता है, ठीक है, इसमें से किसी की भी एंट्री ड्रॉई नहीं करेगा। जब इंडोर्समेंट होता है, यानी आपने अपने सप्लायर को यह बिल दे दिया, तो आपका क्रेडिटर, आपका सप्लायर डेबिट हो जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल। अगर आपने बिल कलेक्शन के लिए भेज दिया है, कलेक्शन यानी पैसा आएगा, आपने बैंक के पास जमा कर दिया है कलेक्शन के लिए, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। हर केस में आपके पास से बिल जा रहा है, तो डिस्काउंटेड में भी आपका बिल रिसीवेबल क्रेडिट होगा, और एंडोर्समेंट में भी बीआर क्रेडिट होगा, और कलेक्शन के लिए भेजोगे तो भी बीआर क्रेडिट होगा। अगर डिस्काउंट किया है तो बैंक और डिस्काउंट डेबिट होगा, इंडोर्स किया है तो सप्लायर या क्रेडिटर जिसको भी आपने दिया है उस पार्टी को डेबिट करेंगे, कलेक्शन के लिए भेजा है तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं ऑनर हो गया है, अब अगर ऑनर हो गया है, तो अगर आपके पास ही बिल पड़ा था, बिल रिटेन टिल मैच्योरिटी, तो आपको पैसा मिल जाएगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। डिस्काउंटेड में बिल बैंकर के पास में है, ऑनर हुआ तो आपको कोई एंट्री नहीं करनी। डिसऑनर क्या बोलते हैं, अगर आपने इंडोर्स कर रखा है तो आपके सप्लायर के पास है, तब भी ऑनर हुआ तो आपको कोई एंट्री नहीं करनी है। और अगर मान लीजिए आपने कलेक्शन के लिए भेजा था बिल, ठीक है, और वो ऑनर होता है, तो पैसे आपके बैंक अकाउंट में जमा कर दिए जाएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। क्या यहां तक का पार्ट क्लियर है? ठीक है, तो ऑनर के केसेस में सिर्फ बिल रिसीवेबल रिटेन टिल मैच्योरिटी के टाइम पे एंट्री होगी, और कलेक्शन पे भेजा है तब एंट्री होगी। डिस्काउंट किया हुआ है, ऑनर हुआ है तो एंट्री नहीं करनी है, इंडोर्स किया हुआ है और ऑनर किया है तो एंट्री नहीं करनी है। नेक्स्ट, अगर डिसऑनर हुआ, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके मैक्सिमम केसेस डिसऑनर वाले होते हैं। डिसऑनर के केस में हर बार ड्रॉवर क्या करेगा बेटा, ड्रॉवर का पैसा लेना निकलेगा। किससे? ड्रॉई से। तो वो ड्रॉई को हर बार डेबिट करेगा। कितने से डेबिट करेगा? उसका बिल का भी पैसा लेना निकलेगा और नोटरी चार्ज का भी, ठीक है। और उसके पास से क्या जाएगा, अगर ये बिल वो मैच्योरिटी तक खुद ही संभाल रहा था तो उसके पास से बिल चला जाएगा, और नोटरी के चार्जेस भी उसने कैश में भरे होंगे, कैश या बैंक से। अगर मान लीजिए बिल डिस्काउंटेड है तो नोटरी चार्ज भी बैंक ने भरा होगा, बैंक अपने खाते से काटेगी और अपन सामने वाले कस्टमर से लेंगे। तो हमारा कस्टमर से लेना होगा और बैंक को देना होगा पूरा अमाउंट, बिल प्लस नोटिंग। वैसे ही अगर बिल सप्लायर के, हमारे सप्लायर के पास में पड़ा था, तो हम ये पूरा पैसा क्या करेंगे, ड्रॉई से रिकवर करना दिखाएंगे और सप्लायर को देना दिखाएंगे, बिल अमाउंट और नोटरी चार्ज के साथ। ये बहुत काम आने वाली एंट्री है आपको, ये दोनों भी बहुत काम आएगी एंट्री, आपको बहुत ज्यादा काम आएगी। याद रखिएगा, अगर हमारा बिल जो है डिस्काउंटेड है और डिसऑनर्ड हो गया है, तो ड्रॉई डेबिट, याद रखिएगा, ड्रॉई डेबिट टू बैंक पूरा नोटरी चार्ज के साथ, ठीक है। अगर एंडोर्स्ड है और डिसऑनर हुआ है तो भी आप क्या करेंगे, ड्रॉई को डेबिट मारेंगे और क्या करेंगे आप, नोटरी के साथ में क्या बोलते हैं, क्रेडिटर को क्रेडिट करेंगे। अगर मान लीजिए बिल कलेक्शन के पास में है, कलेक्शन पे दिया हुआ है, तो ड्रॉई को डेबिट करोगे क्योंकि उससे तो पूरा ही पैसा लेना है, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन और टू कैश बैंक जो नोटरी चार्ज वाला है, ठीक है। तो ये सारी एंट्रीज होती है अलग अलग केसेस में, है ना, अलग अलग सारे केसेस में ये सब एंट्रीज होने वाली है। सो हर बार, अब याद कैसे रखना है आपको बेटा, जब आप ड्रॉवर हैं और बिल डिसऑनर होता है, हर बार आपका कस्टमर से लेना निकलेगा, तो ड्रॉई को तो करो डेबिट विद नोटिंग चार्जेस, ड्रॉई को डेबिट कर दीजिए विद नोटिंग चार्जेस। और क्रेडिट किसको करोगे, अगर बिल आपके पास है तो टू बीआर और फिर नोटिंग का बैंक। अगर बिल डिस्काउंटेड है तो बैंक को क्रेडिट करो, डिसऑनर्ड है तो सप्लायर को क्रेडिट करो, और अगर कलेक्शन के लिए भेजा है तो कलेक्शन को क्रेडिट करो और नोटिंग चार्ज का कैश बैंक। ड्रॉवी क्या एंट्री करेगा बेटे, ड्रॉई की एंट्रीज तो बहुत सिंपल है। अगर वो ऑनर करता है तो हर केस में बिल पेएबल टू कैश बैंक, डिसऑनर करता है हर बार बिल पेएबल डेबिट, क्योंकि उसका बिल उसके पास आया, उसने पैसा नहीं दिया, नोटिंग चार्ज का खर्चा उसका, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट, और उसका पैसा हमेशा ड्रॉवर को ही देना निकलेगा। तो बिल पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, हर केस में यही एंट्री है, चाहे वो कलेक्शन में हो, एंडोर्समेंट में हो, कुछ भी हो,
ठीक है, तो इसकी एंट्री बड़ी सिंपल होती है। एक तो एंट्री करेगा वो बिल्स पेबल टू कैश बैंक, जब ऑनर होगा, डिसऑनर होगा तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। ओके, सो दिस आर द एंट्रीज दैट आर गोइंग टू बी पास्ड, दिस आर द एंट्रीज दैट आर गोइंग टू बी पास्ड। सो ऑनर और डिसऑनर की हम लोगों ने एंट्रीज देख ली, बराबर है, ऑनर डिसऑनर की हमने एंट्रीज देख ली, बेसिक एंट्रीज, बराबर है, बिल ऑनर की एंट्री देखी, डिसऑनर की एंट्री हमने देखी। अब बात करते हैं बेटा रिन्यूअल ऑफ अ बिल। रिन्यूअल क्या होता है? बेसिकली कई बार सप्लायर के पास पैसा नहीं होता, सप्लायर बोल रहा हूँ सॉरी, हमारे कस्टमर के पास में पैसा नहीं होता है ड्यू डेट पे, तो वो हमको रिक्वेस्ट करता है कि आप टाइम पीरियड थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए, बराबर है। तो फिर वो क्या करेगा बेटा, अगर वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि एक्सटेंड कर दो, तो हम उसके साथ एग्री करके तीन चीज़ें करते हैं। पुराना बिल कैंसिल करते हैं, जितना वो लेट पे करेगा उसके लिए इंटरेस्ट उसको चार्ज करते हैं, और उससे थोड़ा पार्ट पेमेंट भी ले लेते हैं, और एक नया बिल भी लगा देते हैं, एक नया बिल भी उससे क्या करते हैं हम लोग ले लेते हैं साइन करके। तो इस केस की हम क्या एंट्री करेंगे, जो मतलब जिसको पैसा लेना है वो क्या एंट्री करेगा, एक्सेप्टर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि पुराना बिल कैंसिल करना पड़ेगा आपको। पुराना बिल कैंसिल करोगे तो ड्रॉई से लेना, कस्टमर से लेना निकलेगा, टू BR बिल, पुराना बिल चला जाएगा। एक्सेप्टर टू इंटरेस्ट इनकम, हम उससे इंटरेस्ट इनकम भी वसूल करेंगे, और फिर वो नया बिल देगा, कैश देगा टू एक्सेप्टर। ठीक है, ड्रॉई क्या करेगा, ड्रॉई पुराना बिल पहले तो डिसऑनर करेगा, बिल्स पेबल टू ड्रॉवर, फिर वो उसका इंटरेस्ट का खर्चा रिकॉर्ड करेगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस टू ड्रॉवर, और उसके बाद में वो एक नया बिल इश्यू करेगा, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, और अगर कुछ पार्ट पेमेंट कर रहा है तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये होता है बेटा रिन्यूअल ऑफ अ बिल। अब बात करते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ बिल की। रिटायरमेंट ऑफ अ बिल, बेटा रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है, समय से पहले पैसा दे देना, तो इसमें कभी डिसऑनर नहीं होता है। रिटायरमेंट में समय से पहले पैसा दे दिया जाता है, तो समय से पहले आप ऑनर करने जा रहे हैं तो ये हमेशा ऑनर ही होगा। और क्योंकि वो समय से पहले पैसा दे रहा है तो ऑटोमेटिकली आपको उसको कुछ रिबेट देनी पड़ेगी, डिस्काउंट देनी पड़ेगी, बराबर है। तो ड्रॉवर एंट्री क्या पास करेगा, उसको तो कैश मिल रही है, थोड़ा वो रिबेट उसको दे रहा है, खर्चा है उसके लिए, रिबेट अकाउंट डेबिट या इंटरेस्ट या डिस्काउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ड्रॉई क्या करेगा, जो पैसा देने वाला है वो क्या करेगा, वो करेगा उसका बिल उसको मिल जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक टू रिबेट इनकम या इंटरेस्ट इनकम। क्लियर, पूरा पूरा क्लियर? यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अभी तक कोई डाउट किसी को, अभी तक किसी को कोई डाउट? और लास्ट, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ ड्रॉई। बेटा इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई का मतलब क्या होता है, बेसिकली अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाए, मतलब अगर वो नहीं चुका पा रहा है टाइम पे, तो फिर आपको दो एंट्रीज करनी होती है। एक तो बिल डिसऑनर हो जाता है, और आप जितना पैसा नहीं ले पाए वो बैड डेट में चला जाएगा। पहले तो डिसऑनर की एंट्री, ड्रॉई टू बिल्स रिसीवेबल, हमारा उससे लेना निकलेगा, फिर से ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बराबर है। और फिर जितना उसने दिया उतना बैंक को डेबिट, जितना नहीं दे पाया बैड डेट को डेबिट टू ड्रॉई, पूरा अकाउंट उसका क्लोज कर देंगे। ड्रॉई उल्टा करेगा, ड्रॉई सबसे पहले तो डिसऑनर का एंट्री करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग अगर आपने भरा है नोटरी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, और फिर उसके बाद में ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू जितना पैसा उसने दिया, जो नहीं दे पाया वो डेफिशिएंसी अकाउंट में चला जाएगा, जो वो नहीं दे पाया बेटा वो डेफिशिएंसी अकाउंट में चला जाएगा। तो ये कुछ स्पेशल एंट्रीज होती है इंसॉल्वेंसी के केसेस में। अब अकोमोडेशन बिल्स की बात करते हैं। तो अकोमोडेशन बिल्स बेटा अभी हो गया ऑलमोस्ट थ्योरी, ठीक है, दो ही पार्ट बाकी, अकोमोडेशन बिल और फॉरेन बिल, फिर ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, और उसके बाद फिर आगे का सब क्वेश्चन वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। अकोमोडेशन बिल्स बेसिकली जब लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए बिल बनाते हैं, जो एक्चुअल ट्रेड से जनरेट नहीं होते हैं। इसके पहले के जितने भी बिल्स हमने देखे थे ना, ये सारे ट्रेड बिल्स हैं, ट्रेड के कारण जनरेट होते हैं, गुड्स परचेज सेल में जनरेट होते हैं। लेकिन जब बिल एक दूसरे की मदद करने के लिए बनाया जाता है ना, तो वो होता है अकोमोडेशन बिल। हो सकता है किसी एक पार्टी की मदद के लिए बनाया हो, या हो सकता है दोनों भी पार्टी एक दूसरे की मदद करना चाह रही हो। नेक्स्ट, या दोनों पार्टी को एक दूसरे से हेल्प चाहिए ना, तब ऐसा करते हैं। तो डिस्काउंट का खर्चा कैसे बियर करेंगे बेटा, अकोमोडेशन बिल में क्या होता है, जैसे मुझे पैसे की जरूरत है ना, और आपको भी पैसे की जरूरत है, मैं आप पे बिल बना देता हूं, आप बिल को बेटा मेरे को साइन करके दे दीजिए, ठीक है, आप बिल को मुझे साइन करके दे दीजिए, वो बिल मैं लेके जाऊंगा मेरे बैंक के पास, डिस्काउंट करके पैसा लेके आ जाता हूं, और पैसा लेने के बाद में आधा आप रख लो आधा मैं रख लेता हूं, ठीक है। फिर ड्यू डेट के दिन एक काम करेंगे बेटा, ड्यू डेट के दिन क्या है, आपके नाम पे बिल है, तो मैं मेरा जो जितना पैसा है ना ब्याज के साथ मैं आपको दे देता हूं, आप अपने जेब से अपना पैसा लगाओ, और आप मिलकर बैंक को दे दो पैसा।
ठीक है, तो ऐसा होता है अकोमोडेशन बिल का कंसेप्ट। तो इसमें डिस्काउंट का खर्चा कैसे शेयर किया जाएगा, तो जिस रेशियो में हम लोग फंड्स यूज करेंगे, मान लीजिए मैं 1/3 पैसा यूज कर रहा हूं, आप 2/3 यूज कर रहे हैं, तो डिस्काउंट का खर्चा भी तुम 2/3 बियर करोगे, मैं 1/3 बियर करूंगा। ठीक है, लाइक दैट। फॉरेन बिल, फॉरेन बिल बेसिकली जो इनलैंड बिल नहीं है वो फॉरेन बिल होता है। सिंपल भाषा में मैं अगर कहूं, इंडिया के बाहर बना हुआ बिल हमेशा फॉरेन बिल होता है। इंडिया के बाहर बना हुआ बिल हमेशा फॉरेन बिल होता है। और मान लो अगर बिल इंडिया में बना था और इसके साथ साथ में बिल इंडिया में बना था लेकिन बाहर की पार्टी के ऊपर बना था, विदेशी आदमी पे बना था और उसका पेमेंट भी विदेश में होने वाला था, तो फिर हम कहते हैं कि ये एक फॉरेन बिल है। याद रखिएगा, तो फॉरेन बिल क्या होते हैं, अगर आउटसाइड में बना है तो कहीं पे भी पेएबल रहने दो, इंडिया में रहने दो, बाहर रहने दो, इंडिया के आदमी पे हो, बाहर के आदमी पे हो, अगर वो बाहर बना है तो फॉरेन बिल है। लेकिन अगर इंडिया में भी बना है लेकिन फॉरेन के आदमी पे है और फॉरेन में ही उसका पैसा पे होने वाला है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है बेटा, वो एक फॉरेन बिल हो जाता है। ध्यान में रखिएगा, फॉरेन बिल की 3 कॉपीज बनती हैं जो 3 अलग अलग पोस्ट से सामने वाले कस्टमर को भेजी जाती हैं। उसको तीनों में से किसी एक पे साइन करना है, तीनों पे साइन नहीं करना होता है। ठीक है, चलिए, तो बस ये हो गया बेटा पूरा का पूरा थ्योरी कंप्लीट। स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करूं उसके पहले एक बार इसका फिर से मैं एक रिकैप आपको देना चाहूंगा। क्या बोलते हैं, ये जो एंट्रीज हमने देखी, कम ऑन याद रखिएगा, अगर बिल डिस्काउंटेड है, अगर अपने पास बिल है, थोड़ी देर से आप अपने को ड्रॉवर समझो, वो आदमी जिसको पैसा लेना है आप खुद को वो समझो। आपको बिल मिला, आप बिल डिस्काउंट कर रहे हैं, आप क्या एंट्री करोगे, है ना, आपको बिल मिला, आप डिस्काउंट कर रहे हैं, आप क्या एंट्री करेंगे, बैंक में पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, आपके पास से बिल चला गया, बराबर है। अगर आप इंडोर्स कर रहे हैं तो आप क्या एंट्री करेंगे, आप इंडोर्स कर रहे हैं तो आप एंट्री करेंगे, आपने सप्लायर को बिल दे दिया, सप्लायर टू बिल रिसीवेबल, आपके पास से बिल तो जा ही रहा है, बिल आपने कलेक्शन के लिए भेज दिया, आप क्या एंट्री करोगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल। ठीक है, बिल ऑनर हो गए बेटा, ऑनर हो गए तो पैसे मिलेंगे। अगर बिल आपके ही पास पड़ा था तो पैसा आपको मिलेगा बैंक टू बीआर। बिल अगर आपने एंडोर्स किया हुआ है तो एंट्री नहीं करना है, डिस्काउंटेड है एंट्री नहीं करना है। अगर आपने कलेक्शन के लिए भेजा है तो वो अब कलेक्शन से निकल के आपके खाते में आ जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन। नेक्स्ट, अगर डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया तो आप हर बार आपका किससे लेना निकलेगा, आपके कस्टमर से पैसा लेना निकलेगा। तो ड्रॉई को डेबिट करेंगे कितने अमाउंट के साथ, बिल अमाउंट और नोटरी का। तो बिल प्लस नोटिंग के साथ अब हमेशा ड्रॉई को डेबिट मारोगे, और अगर बिल आपके पास था तो आप बिल रिसीवेबल क्रेडिट करोगे और नोटरी आप कैश में भरोगे। अगर बिल डिस्काउंटेड है तो पूरा पैसा आपको बैंक को देना निकलेगा। बिल सप्लायर के पास था, इंडोर्सी के पास था, और वो फिर डिसऑनर हो गया तो नोटरी भी उसने भरी होगी, तो टू क्रेडिटर अकाउंट। और अगर बिल कलेक्शन में था तो टू बिल फॉर कलेक्शन, पूरा कलेक्शन का अकाउंट क्लोज हो जाएगा और कैश बैंक जितना नोटरी का चार्ज है या तो आपने भरा है या बैंक ने भरा है। ड्रॉई के केस के लिए बेटा, ड्रॉई की तो बहुत सिंपल 2 ही एंट्री होती है, ऑनर होगा तो बिल पेएबल टू कैश, डिसऑनर होगा तो बिल पेएबल नोटिंग टू ड्रॉवर, नोटरी का खर्चा उसका गिना जाएगा। क्लियर है पूरी एंट्रीज, ठीक है, स्कीम इज वेरी वेरी इजी, है ना। अच्छा, आप जब सेल करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, पार्टी टू सेल्स, बराबर है, और आपको बिल मिलेगा तो आप क्या एंट्री करोगे, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पार्टी, बराबर है। इसी तरीके से एंट्रीज होंगी। तो सारी एंट्रीज का स्कीम अब हम लोग समझ चुके हैं। फटाफट कुछ ट्रू फॉल्स करते हैं, थ्योरी क्वेश्चन करते हैं और फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, सो चलिए, पहला क्वेश्चन, अ बिल गिवन टू अ क्रेडिटर इज कॉल्ड बिल्स पेएबल। क्या बिल जो क्रेडिटर को दिया जाता है वो बिल्स पेएबल होता है क्या, बिल गिवन टू अ क्रेडिटर इज कॉल्ड एज बिल्स पेएबल, सही है ना। बिल जो हम लोग क्रेडिटर को इश्यू करते हैं वो डेफिनेटली एक बिल्स पेएबल होता है। जो हम लोग क्रेडिटर को देते हैं, क्रेडिटर को इश्यू करते हैं, वो हमारे लिए क्या होता है बेटा, वो हमारे लिए एक बिल्स रिसीवेबल होता है, पेएबल होता है। प्रोमिसरी नोट कैन बी मेड पेएबल टू बियरर, कैसा हो सकता है, क्या प्रोमिसरी नोट बियरर को पेएबल हो सकता है, याद है मैंने आपसे क्या कहा था, प्रोमिसरी नोट बियरर को पे करने का जिम्मे, मतलब ऐसा इश्यू करना, ये राइट सिर्फ आरबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, हम लोगों के पास नहीं है। तो आंसर है फॉल्स, प्रोमिसरी नोट बियरर को पेएबल नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला वाला ट्रू है, मैंने जानबूझ के साथ में ही रखा है, प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेएबल टू बियरर, यस ये वाला ट्रू है। ठीक है, प्रोमिसरी नोट वो कभी भी उसी पर्सन को पेएबल होता है जिसका नाम उसमें लिखा है। अगला वाला क्वेश्चन देखो कितनी बार आया हुआ है,
अगला वाला सवाल देखो, आरटीपी नवंबर 20, आरटीपी नवंबर 22, मई 21, मई नवंबर, एमटीपी नवंबर 21। बेटा ये जितने ट्रू फॉल्स है ना, ये सब पास्ट एग्जाम के हैं, हाँ, ये बात याद रखिएगा, सारे पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन है ये सब कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए हैं। डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ बिल इज अ गेन फॉर द ड्रॉई। ये ड्रॉई का गेन है, ये किसका गेन हो जाएगा? ये तो कौन करेगा उसका? सोचो, रिटायरमेंट क्या होता है, आप समय से पहले मुझे पैसा देने आ गए, तो डिस्काउंट किसको मिलेगा? आपको मिलेगा, तो ये आपका ही गेन हुआ ना, तो ये ड्रॉई का ही गेन है। यस, द आंसर इज ट्रू, बराबर है, दिस इज ट्रू, यस, ये उसका ही गेन है ना। और अगला क्वेश्चन है कि डिस्काउंट जो है वो है गेन है ड्रॉवर का, तो ये वाला क्या हो गया अभी? ये वाला फॉल्स है, ठीक है, दिस वन इज फॉल्स। कम ऑन, नेक्स्ट। नो कैंसलेशन, नो कैंसलेशन एंट्री इज रिक्वायर्ड व्हेन अ बिल इज रिन्यूड। कैंसलेशन एंट्री की जरूरत नहीं है जब बिल रिन्यूअल होगा। ट्रू है, फॉल्स है? फॉल्स, बराबर। कैंसलेशन तो करना पड़ता है ना, रिन्यूअल के टाइम पे 3 एंट्रीज करनी होती है, पुराने बिल का कैंसलेशन, इंटरेस्ट और उसके अलावा नया बिल, ये 3 एंट्रीज करनी पड़ती है, तो कैंसलेशन एंट्री तो करनी ही पड़ेगी। दिस इज फॉल्स, ठीक है। तो अगला वाला क्या हो जाएगा? ट्रू। ये दोनों दो दो अलग अलग टाइम आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अ बिल, ए हैज ड्रॉन अ बिल ऑन बी, बी एक्सेप्ट्स द सेम एंड एंडोर्सेस टू सी। क्यों फॉल्स? उसने क्या किया मालूम है? क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है पता है? ए ने बी पे बिल बनाया, बी एक्सेप्ट करता है, तो वो तो ए को देगा, फिर ए एंडोर्स कर सकता है, बी खुद एंडोर्स नहीं कर सकता, इसलिए ये वाला फॉल्स है ना, इसलिए ये वाला गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है। सो बी कैन नॉट एंडोर्स द बिल टू सी, ठीक है। सो कैंसलिंग एन ओल्ड बिल एंड ड्रॉइंग अ न्यू बिल इज कॉल्ड रिन्यूअल ऑफ अ बिल। सही है, पुराने बिल का कैंसलेशन और नया बिल बनाने का उसे रिन्यूअल ऑफ बिल कहते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल ये सही है, ठीक है। सो दिस इज ट्रू, दिस इज डेफिनेटली ट्रू। चलिए बेटा, नेक्स्ट, अ बिल गिवन टू अ क्रेडिटर इज कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल। क्या ये सही है? जो बिल हम क्रेडिटर को देंगे वो बिल्स रिसीवेबल है क्या? वो बिल्स पेएबल है। ये हमने शुरू में भी एक ऐसा किया था, बराबर है, ये भी 2 बार आया हुआ है, ठीक है बेटा। अगला, सो दिस इज फॉल्स। Refusal by the acceptor to make the payment of the bill on the maturity date is called retirement of a bill. False. उसको क्या कहेंगे? This is dishonor of bill. Perfect. अगर वो सामने वाला पैसा नहीं दे रहा है ड्यू डेट पे, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? डिसऑनर ऑफ बिल हो जाएगा। सो दिस इज फॉल्स। बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ कंडीशनल ऑर्डर इन राइटिंग गिवन बाय द डेटर टू द क्रेडिटर। क्या एक कंडीशनल ऑर्डर होता है बिल ऑफ एक्सचेंज? बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर, रिमेंबर दिस, अनकंडीशनल। उसका डेफिनेशन में हमने देखा था ये, कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, ठीक है। So that's an unconditional order. In writing, signed by the maker, directing the debtor to pay certain money to the creditor. Promissory note requires acceptance. Promissory note requires acceptance. क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? प्रॉमिसरी नोट बनाने वाला जो है वही पैसा देने वाला है, तो उसको अलग से एक्सेप्टेंस देने की जरूरत नहीं होती है, उस चीज को याद रखिएगा। एक्सेप्टेंस तो कब आता है? जब बिल ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट है। प्रॉमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस का कंसेप्ट ही नहीं होता है, वो ऑलरेडी एक्सेप्टेड ही होता है हमेशा, ठीक है। सो इसको कोई अलग से जरूरत नहीं होती है एक्सेप्टेंस की। इज एन रिटन अनकंडीशनल प्रॉमिस, इट्स डज नॉट रिक्वायर एक्सेप्टेंस, वो खुद ही बनाता है जिसको पैसा देने का है। At the time of renewal, interest account is debited in the books of drawee. सोचो जरा, रिन्यूअल के केस में इंटरेस्ट अकाउंट कौन डेबिट करेगा? ऑब्वियस बात है, जो पैसा देने वाला है, जो लेट पे कर रहा है, उसका खर्चा गिना जाएगा। तो ड्रॉई तो है जो लेट पे कर रहा है, तो बिल्कुल सही है, द आंसर शुड बी ट्रू। वो खुद ही डेबिट करेगा, बिल्कुल सही है, द आंसर इज ट्रू।
है ना। रिन्यूअल के केस में ड्रॉई कौन, जिसको पैसा देना है, तो पैसा देने वाला लेट पे करेगा तो उसको तो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा ना, उसका तो खर्चा है, तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। इफ अ चेक रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर इज डिसऑनर्ड इट विल बी डेबिटेड टू द कस्टमर्स अकाउंट। बेटा याद रखिएगा, चेक भी एक बहुत स्पेशल बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज ही होता है, याद रखिएगा। वो एक बहुत स्पेशल बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जिसको एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती। उसमें ड्रॉई हमेशा बैंक होती है। अगर मैंने साइन करके चेक आपको दिया ना, मैं ड्रॉवर हूं, पैसा मेरी बैंक आपको देने वाली है, मेरी बैंक ड्रॉई है और आप जो है ना पेई है, उसमें ड्रॉई के एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती है। चेक रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर इज डिसऑनर्ड इट विल बी डेबिटेड टू द कस्टमर्स अकाउंट। अगर एक चेक जो रिसीव होता है ना कस्टमर से, वो अगर डिसऑनर हो गया तो वो कहां पे डेबिट हो जाएगा बेटा, वो कस्टमर अकाउंट पे डेबिट हो जाएगा। सही है। अगर वो डिसऑनर होगा तो बराबर है ना, अपना तो उससे ही पैसा लेना निकलेगा, कस्टमर से ही पैसा लेना निकलेगा। सही है, ट्रू है ना। नेक्स्ट, अकोमोडेशन बिल्स आर ड्रॉन एक्सेप्टेड एंड एंडोर्स्ड फॉर सम कंसिडरेशन। क्या उसमें कोई कंसिडरेशन होता है? उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं होता है। कंसिडरेशन ट्रेड बिल्स में हुआ करता है, ठीक है। सो दिस इज फॉल्स, दे आर विदाउट एनी कंसिडरेशन। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉवर और ड्रॉई मे नॉट बी द सेम पर्सन, बट प्रोमिसरी नोट में द मेकर एंड द पेई मे बी द सेम पर्सन। फॉल्स। प्रोमिसरी नोट में उल्टा मेकर और पेई हमेशा अलग अलग होंगे। मैं बना रहा हूं, आप पैसा लेने वाले हैं प्रोमिसरी नोट में। ड्रॉवर बिल ऑफ एक्सचेंज में जैसे मैंने तुम पे बिल बनाया, तुमने साइन करके दिया मुझे, तो मेकर भी, ड्रॉवर भी मैं ही हूं और पेई भी मैं हूं। जो पैसे देने वाला वही बना जाए। हाँ तो वो मेकर हुआ ना, पेई नहीं हो सकता वो कभी। जो पैसा देने वाला है, जो वो जो मेकर है, वही पेई कैसे होगा? देखा ना कि वो अश्योर कर रही है। पेई का मतलब होता है जिसको पैसा मिलने वाला है ना। पेई मतलब जिसको पैसा मिलने वाला है, पेई पे। उसमें है ना। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है ना, मेकर और पेई दोनों सेम होते हैं। मैं बना रहा हूं आप पे, आप साइन करके मुझे दे रहे हैं, बनाने वाला भी मैं हूं और पैसा लेने वाला भी मैं हूं, तो फिर इन दैट केस वो बराबर है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए ड्रॉवर और पेई एक हो सकते हैं, प्रोमिसरी नोट में मेकर पेई कभी एक नहीं हो सकते। उसकी वर्डिंग्स में बस नॉट इधर नहीं होना चाहिए, नॉट इधर होना चाहिए, बस वही आपको करना है। फॉल्स लिख के सेंटेंस को घुमा दो। स्पेसिफिक ड्यू डेट एक्सक्लूड्स एडिशन ऑफ ग्रेस डेज टू अराइव एट द ड्यू डेट 2022 जून। ठीक है। सो स्पेसिफिक ड्यू डेट में ग्रेस डेज नहीं लेने चाहिए, बिल्कुल सही है। स्पेसिफिक ड्यू डेट जब बोली जाती है तो ग्रेस डेज उसमें नहीं लिए जाते। क्लियर बेटा सबको यहाँ पे, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस अभी देख लेते हैं। ट्रेड बिल वर्सेस अकोमोडेशन बिल, और उसके बाद फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। ट्रेड बिल वर्सेस अकोमोडेशन बिल स्टूडेंट्स, तो वी ऑल नो व्हाट इज ट्रेड बिल एंड अकोमोडेशन बिल। ट्रेड बिल वो होते हैं जो फैसिलिटेट करते हैं ट्रेड ट्रांसमिशन, जैसे सेलिंग, परचेजिंग, गुड्स लेन देन जब होता है, असेट्स लिए दिए जब जाते हैं, उस टाइम पे जो बिल्स बनते हैं ना, तो वो होते हैं ट्रेड बिल्स। ठीक है। लेकिन अकोमोडेशन बिल्स वो होते हैं जो सिर्फ एक्सेप्ट होते हैं, एंडोर्स होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सम अरेंजिंग सम फाइनेंशियल अकोमोडेशन फ्रॉम वन और मोर इंटरेस्टेड पार्टीज। ये मदद के लिए होते हैं। ऑन डिस्काउंटिंग ऑफ अ ट्रेड बिल फुल अमाउंट इज रिटेन बाय द ड्रॉवर, लेकिन अकोमोडेशन बिल में वो पैसा शेयर भी किया जा सकता है। ट्रेड बिल में मैं अगर डिस्काउंटिंग करूंगा तो पूरा पैसा मैं ही रखूंगा, मुझे पैसे की जरूरत है। अकोमोडेशन बिल में म्यूचुअल शेयरिंग हो सकती है। ट्रेड बिल में हमेशा कुछ कंसिडरेशन होता है। गुड्स, जैसे मैंने आपको गुड्स बेचा, तो बिल आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि गुड्स आपके पास आए, तो कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होता है उसमें। अकोमोडेशन बिल में जरूरी नहीं कि कोई कंसिडरेशन, मतलब उसमें कभी कंसिडरेशन होता ही नहीं है अकोमोडेशन बिल में। ट्रेड बिल इवन एक्ट्स एज एन एविडेंस ऑफ इंडेटेडनेस। अकोमोडेशन बिल जो है वो एक सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। इन ऑर्डर टू रिकवर द डेट ड्रॉवर कैन इनिशिएट लीगल एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड बिल। अकोमोडेशन बिल के केसेस में कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, थ्योरी वापस। आरटीपी मई 21, मई 22, नवंबर 22, एमटीपी मई 21। ठीक है। तो ये क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है? नवंबर 22 की आरटीपी में भी है। शॉर्ट नोट ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। तो रिटायरमेंट ऑफ अ बिल क्या होता है? बेसिकली समय से पहले पैसा दे देना, हम जानते हैं। ठीक है। समय से पहले पैसा दे दिया जाता है। इन दैट केस आपको उसे क्या देना पड़ता है? आपको उसे रिबेट देनी पड़ती है। तो he may desire to pay the bill before the due date, तो फिर acceptor asks the payee, okay, the holder of the bill to accept cash before maturity date.
इफ द पे एग्रीज एक्सेप्टर मे बी अलाउड अ रिबेट और डिस्काउंट, मे बी उसका कोई राइट नहीं है, वो पूछ सकता है कि भाई मुझे रिबेट मिलेगा क्या। रिबेट जनरली ब्याज जितना रिबेट उसको दे दिया जाता है, ठीक है, तो वो उसके लिए इनकम हो जाती है और देने वाले के लिए खर्चा हो जाता है। इट्स अ कंसिडरेशन फॉर प्री मैच्योर पेमेंट। अगर बिल पेड बिफोर ड्यू डेट है हम कहेंगे इट इज रिटायर्ड अंडर रिबेट। नेक्स्ट, वैसे ही नोटिंग चार्ज की भी दो दो तीन तीन इसमें आई हुई है आरटीपीज में शॉर्ट नोट। नोटिंग चार्ज, इट इज नेसेसरी दैट द फैक्ट ऑफ डिसऑनर एंड द कॉजेज ऑफ डिसऑनर शुड बी एस्टैब्लिश्ड। If there is a fear of dishonor, the bill will be given to the public officially known or public official known as notary public. डिसऑनर के केस में बिल जो है वो नोटरी पब्लिक को दे दिया जाएगा। ये ऑफिशियल बिल प्रेजेंट करते हैं और अगर पैसा इन्हें मिल जाए तो ये मनी हैंड ओवर कर देते हैं टू द ओरिजिनल पार्टी। If the bill is dishonored, they will note the fact of dishonor and the reasons given and give the bill back to their client. Okay? अगर पैसा मिल गया तो मनी लेकर पार्टी को दे देते हैं, डिसऑनर हुआ तो वो फैक्ट रिकॉर्ड करते हैं, क्लाइंट को बिल दे देते हैं और उसके लिए वो कुछ छोटा सा पैसा चार्ज करते हैं जिसे नोटिंग चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो नोटिंग चार्ज उससे वसूल किया जाता है जो पार्टी डिसऑनर करती है। नेक्स्ट थ्योरी क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड वेरियस पार्टीज टू इट। ये तो ऑब्वियस सी बात है, बिल ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन आप लिख लीजिए और तीन पार्टीज जो है उसमें, ड्रॉवर जो बिल बना रहा है, ड्रॉई जिसपे बिल बन रहा है, और पेई जिससे पैसा मिलने वाला है, ये तीन पार्टीज का उसका डिफाइन कर दीजिए वहां। अब शुरू करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7, आरटीपी नवंबर 20। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। रीटा ओड 1 लाख टू श्रीमन। ओके, श्रीमन ऑन 1 October 19 रीटा एक्सेप्टेड बिल बाय श्रीमन। ओके, अपने को किसके बुक्स में एंट्री करनी है? अपने को एंट्री करनी है इन द बुक्स ऑफ श्रीमन। चलिए बेटा, इन द बुक्स ऑफ श्रीमन, कम ऑन, in the books of Siriman. नहीं, 2-3 पेपर में एक बार आता है, अभी के पेपर में नहीं था, तो नवंबर 22 वाले एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपके नवंबर 22 के एग्जाम में आ सकता है क्योंकि जून में नहीं आया था। ठीक है, नवंबर 21 में आया था, मतलब दिसंबर 21 एग्जाम में, तो दिसंबर 22 में आने का फेयर चांस है। 101 टका। Rita owed 1 lakh to Siriman. On 1 October 19, Rita accepted a bill drawn for Siriman for the amount at 3 months. Rita ने एक्सेप्ट किया तो हमारे को क्या मिला? हमें बिल मिला, बिल्स रिसीवेबल टू रीटा। कम ऑन, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। यार गुड, नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होना। हाँ, हो रहा है। सो एंट्री क्या बनी? बिल्स रिसीवेबल टू रीटा। ठीक है ना, बिल्स रिसीवेबल टू रीटा, दिस इज द एंट्री दैट इज गोइंग टू बी पास्ड। ओके, बिल्स रिसीवेबल टू रीटा। अमाउंट कितना आने वाला है उसका? अमाउंट इज 1 लाख। चलिए, डेट वेट जाना, अच्छा चलो लिख लो ना, 1 अक्टूबर इस तो है, 1 अक्टूबर 19। उसके बाद क्या हुआ? सिरीमन गॉट इट डिस्काउंटेड विद द बैंक ऑन 3 अक्टूबर। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, याद है ना, डिस्काउंटिंग का यही एंट्री होता है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। बिल अपने पास से चला गया, बराबर, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। 99,000 हमें मिला, सो 99,000 बैंक में आए, 1,000 रुपए का डिस्काउंट और 1 लाख का बिल बेटा हमारे पास से चला गया। नेक्स्ट, बिफोर ड्यू डेट रीटा अप्रोच सिरीमन फॉर रिन्यूअल ऑफ बिल। Siriman agreed on the conditions that 50,000 be paid immediately together with interest on the remaining amount at 12% per annum for 3 months. Okay, and for the balance, Rita should accept
न्यू बिल एट 3 मंथ्स। तो ये अरेंजमेंट कैरी फॉरवर्ड हुई है। बेसिकली ये क्वेश्चन काय का है, रिन्यूअल का है। तो हमने डिस्काउंट कर लिया है और अब बिल क्या हो रहा है, रिन्यूअल हो रहा है। रिन्यूअल के केसेस में 3 एंट्रीज होती हैं हमेशा। पहले पुराना बिल डिसऑनर, पुराना बिल बेटा डिसऑनर, इसकी ड्यू डेट क्या है, 1 अक्टूबर से 3 महीना। बेटा 1 अक्टूबर से 3 महीना पकड़ लीजिए, ये हो जाएगा 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, उसमें 3 दिन और, तो 4 जनवरी 2020। ठीक है, पहले बिल डिसऑनर हुआ, एंट्री क्या होगी हमारी, रीटा से पैसा लेना निकलेगा, रीटा अकाउंट डेबिट, और पूरा पैसा किसको देना निकलेगा, बैंक को, क्योंकि बिल तो बैंक के पास पड़ा था, बिल तो डिस्काउंटेड था ना, बिल बैंक के पास पड़ा था। तो रीटा से 1 लाख रुपया लेना है और बैंक को 1 लाख रुपया देना है। अब आप रीटा को इंटरेस्ट भी चार्ज करोगे, रीटा को इंटरेस्ट भी चार्ज करोगे। अच्छा, कितना इंटरेस्ट चार्ज करोगे, देखो रीटा आपको 50,000 रुपया पे करने वाली है ना। 1 लाख का बिल था तो 50,000 वो देने वाली है, तो बचा 50,000 वो जो नहीं दे रही है उसके ऊपर ही वो इंटरेस्ट भरेगी, है ना। जितना पे कर दिया उस पर थोड़ी इंटरेस्ट भरेगी, जो 50,000 उसने नहीं दिया है उसी पे इंटरेस्ट उसको भरना है। सो रीटा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम 50,000 पे 3 महीने का 12% से निकाल लीजिए। सो 50,000 पे 12% इंटू 3/12, तो ये हो गया बेटा 1500 का ब्याज हम लोग उससे वसूल करेंगे। तो अब वो क्या क्या हमें देगी, वो हमें एक तो कैश देने वाली है 50,000, बराबर है, उस टुगेदर विथ इंटरेस्ट, मतलब ब्याज भी वो कैश में ही देने वाली है, ठीक है ना, ब्याज भी कैश में देने वाली है। सो कैश अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कैश हमें कितनी मिल रही है, कैश मिलेगी 51,500, नया बिल फिर 50,000 के लिए मिलेगा टू रीटा अकाउंट। हमारे हमने जो इंटरेस्ट भी लेना था ना वो भी बेटा कैश में ले लिया है, तो ये हमारा टू रीटा अकाउंट। फिर उसने कहा था कि बट आफ्टरवर्ड्स रीटा इंसॉल्वेंट हो गई और सिर्फ 40% ही वो दे पाई, बराबर है, तो रीटा इंसॉल्वेंट हो गई तो बिल तो डिसऑनर हो जाएगा। सो रीटा अकाउंट डेबिट टू बीआर, बराबर ना, टू बिल्स रिसीवेबल, बिल तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा 50,000 का, और वो कितना दे पाई, वो सिर्फ 40% दे पाई, तो बचा हुआ हमारे लिए बैड डेट हो जाएगा, बराबर। बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रीटा अकाउंट, वो इतना ही दे पाई टू रीटा अकाउंट। 50,000 में से सिर्फ 40% वो दे पाई, यानी 20,000 वो दे पाई और 30,000 वो नहीं दे पाई। So these are the entries that will be passed. Okay, these are the entries that will be passed. Clear है पूरा? फ्रेंड्स क्लियर हो जाए तो डन लिखकर भेज दीजिएगा प्लीज। चलिए आगे। तो ये हमारी एंट्रीज बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। मिस्टर तनु आरटीपी नवंबर 22, आपके एग्जाम के आरटीपी का ये सवाल है। मिस्टर तनु एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ 1 लाख ड्रॉन ऑन हिम बाय मिस्टर मनु, ठीक है, फॉर 3 मंथ्स। आपको मनु के बुक्स में ही एंट्री करना है। ये अमाउंट जो है फॉर फॉर दिस वाज फॉर द अमाउंट विच तनु ओ टू मनु ऑन सेम डेट। मनु ने क्या किया, बिल डिस्काउंट किया 98 पे, फिर वो रिन्यूअल के लिए आया, ठीक है, ड्यू डेट के दिन। तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी अपन ने किया था, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक चीज तो आप लोग नोट मत करिएगा, मैं क्विकली इसको करा देता हूँ ओरली ही, ठीक है। तो सबसे पहले तो जहां जहां हमारी रीटा है वहां वहां हमारा क्या होने वाला है, तनु होने वाला है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अमाउंट में थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो पहला हमें बिल मिला, बराबर है, तनु से हमें बिल मिला, तनु एक्सेप्ट कर रही है, बिल रिसीवेबल टू तनु 1 लाख, बराबर है। ये एंट्री हो रही है 1 अगस्त 21 को, 1 अगस्त 21 को। उसके बाद में क्या हुआ बेटा, उसके बाद में ये 3 महीने के लिए था, ठीक है। फिर सेम डेट पे मनु ने डिस्काउंट कर लिया, उसी दिन पे मनु ने डिस्काउंट किया, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। 98,000 पे बेटा हमने डिस्काउंट किया है, सो 98,000 डिस्काउंट डेबिट 2,000 टू बी आर 1 लाख। फिर उसके बाद में ड्यू डेट पे तनु ने अप्रोच किया रिन्यूअल के लिए। तो ड्यू डेट के दिन सबसे पहले तो ड्यू डेट कितनी आ जाएगी, 1 अगस्त से लेके 3 महीना कितना हो जाएगा, 4 नवंबर हो जाएगा,
बराबर ना, 4 नवंबर हो जाएगा। पहले तो पुराना बिल डिसऑनर हो जाएगा, मैंने गलती से यहाँ है ना, हाँ नहीं नहीं बराबर ना, पिछली बार डिस्काउंटेड था ना, इस बार भी तो डिस्काउंटेड ही है। तो तनु टू बैंक, पहले तो डिस्काउंटेड जो बिल है वो हमारा कैंसिल हो रहा है, बराबर है। सो तनु टू बैंक, हमारा बैंक को देना निकलेगा फिर से कितना, पूरा 1 लाख रुपए। फिर उसने कहा मनु एग्रीड दैट 20,000 बी पेड इमीडिएटली अलोंग विथ रिमेनिंग अमाउंट, अलोंग विथ इंटरेस्ट ऑन रिमेनिंग अमाउंट। तो इंटरेस्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करके बताओ तो बेटा, इंटरेस्ट आप लोग कैलकुलेट करिए। 1 लाख का लेने का था, 20,000 तो तुरंत दे रहा है, तो 80,000 पर ही इंटरेस्ट आएगा। तो 80,000 पर इंटरेस्ट निकाल लीजिए, 12% 3 महीने के लिए, बराबर। तो सबसे पहले पुरानी एंट्री, पहली तो एंट्री डिसऑनर की, तनु अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि हमारा कस्टमर से लेना निकलेगा और बैंक को देना निकलेगा क्योंकि बिल डिस्काउंटेड था। फिर उसके बाद में हम उसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। हम कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, 80,000 पे साल का 12% इंटू 3/12, राइट, इंटू 3/12, सो ये हो गया 2,400 रुपए, बिल्कुल ठीक है। तनु टू इंटरेस्ट, और फिर वो हमें कुछ कैश दे रही है, 22,400, बराबर ना, ब्याज के साथ वो दे रही है, और 80,000 उसका नया बिल हमें आने वाला है ना। सो कैश अकाउंट डेबिट, बीआर अकाउंट डेबिट टू तनु। और उसके बाद उसने क्या कहा कि अरेंजमेंट कैरी हुए 31 दिसंबर को बेटा वो इंसॉल्वेंट हो चुकी है। सो 31 दिसंबर 21 तनु टू बिल्स रिसीवेबल, वो 80,000 का बिल डिसऑनर हो गया। फिर बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू तनु, है ना, हमारे बैंक में कुछ पैसे आए, कुछ पैसे बुड़ गए, बैड डेट टू तनु, कितना, 80,000 का बेटा ये अमाउंट हमें कितना मिला, उसका 40% ही मिला। सो 80,000 का 40%, ये हो गया बेटा 32,000, और 60% क्या हो गया उसका, डिसऑनर हो चुका है, सो ये हो गया 48,000, बैड डेट हो चुका है। रुपेश आपने जो भेजा हुआ अमाउंट था वो बिल्कुल सही था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी क्लियर सभी को। चलिए आरटीपी नवंबर 22 हमारा बिल्कुल परफेक्टली मैच हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल है एमटीपी मई 21। चलिए बेटा, एमटीपी मई 21, मिस्टर जेड एक्सेप्टेड बिल फॉर 50,000 ड्रॉन बाय हिम फ्रॉम बाय मिस्टर वाई ऑन 1 अगस्त 2020। स्टूडेंट्स आप देखिए, ये पिछला ही क्वेश्चन है, फिर से बस अमाउंट आधा किया है। पिछली बार बिल 1 लाख का था, इस बार बिल 50,000 का है। पिछली बार डिस्काउंट करके 98,000 मिला था, अब कितना मिला है, 49,000 मिला है, आधा बराबर। रिन्यूअल के टाइम पे पिछली बार उसने 20,000 भरा था, है ना, इस बार उसने कितना भरना है, 10,000 ही भरना है। समझ रहे हो, तो सेम ही क्वेश्चन है, बस अमाउंट्स उसने हाफ कर दिए हैं। क्लियर है, यस क्लियर। सो उसने अमाउंट जो है बराबर हाफ कर दिए, तो क्या ये क्वेश्चन हमें करना चाहिए वापस, नॉट रिक्वायर्ड, बराबर, क्योंकि हम ऑलरेडी 2 क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं, है ना। सो सेम ही क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहा है, आप देख सकते हैं। नवंबर 22 आरटीपी, उसके अलावा आपका आरटीपी नवंबर 20 और एमटीपी मई 21, 3 क्वेश्चन सेम एक जैसे थे। चलिए बेटा अब आगे चलते हैं। सो मिस्टर क्यू एक्सेप्टेड द बिल 10,000 ड्रॉन बाय हिम बाय मिस्टर पी। एक मिनट रुक जाइए, 10,000 का बिल, अब एक जीरो कट किया हुआ है ना, 10,000 का बिल ड्रॉन बाय मिस्टर पी ऑन 1 अगस्त 2020 फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। दिस वाज फॉर द अमाउंट विच क्यू ओड टू पी। पी ने डिस्काउंट किया 9,800 पे, पिछली बार 1 लाख का बिल था और 98,000 का डिस्काउंट था। अब एक एक जीरो कट कर दिए हैं, 10,000 का 9800, 20,000 का हो गया बेटा 2,000, है ना। बाकी फिर से वापस वही है, इंसॉल्वेंट हो गया 40%, तो सेम ही क्वेश्चन है, एक जीरो कट किया हुआ है। क्या इस क्वेश्चन को करने की जरूरत है, ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि हम सेम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, 2 बार हमने ऐसे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है। तो चलिए अब ये वाला क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे। पहले मैं लास्ट लाइन, मैं पहले एक बार लास्ट लाइन पे आ जाता हूं। लास्ट लाइन में उसने कहा है you are required to pass journal entries of all the above transaction in the books of A। आपको क्या करना है बेटा, इन द बुक्स ऑफ ए सब कुछ करके बताना है। तो चलिए इन द बुक्स ऑफ ए, कम ऑन हेडिंग डाल दीजिए, इन द बुक्स ऑफ ए
On 12th May 2020, A sold goods to B for 36,470 and drew upon the latter two bills for 16,470 at 1 month and another for 20,000 at 3 months. B accepted both the bills. तो चलिए पहली एंट्री क्या होगी, 12 मई को हमने माल बेचा. एंट्री क्या होगी, 12 मई 20. एंट्री बनेगी बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बराबर ना. बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 36,470. फिर उसके बाद उसी दिन क्या हुआ, उसी दिन हमने दो बिल्स बनाए. तो हम एंट्री पास करेंगे, बी आर नंबर 1 अकाउंट डेबिट, बी आर नंबर 2 अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट. पहला बिल कितने का था, 16,470. दूसरा बिल था 20,000 का, 36,470. ठीक है, ऐसे वो हमने दो बिल्स उसके ऊपर बना दिए, है ना. ऐसे बेटा हमने उसके ऊपर दो बिल्स बना दिए. 5 जून को ए ने दोनों बिल अपने बैंक के पास भेज दिए कलेक्शन के लिए. बहुत अच्छे. 5 जून 20 दोनों बिल हमने हमारे बैंकर के पास कलेक्शन के लिए भेजे. एंट्री क्या बनेगी, बिल्स हमारे पास से जा रहे हैं और वो बैंक में कलेक्शन के लिए जा रहे हैं. सो बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, bill sent for collection account debit to BR number 1 account to BR number 2 account. ठीक है ना. तो हमने 36,470 दोनों भी बिल 16,470 और 20,000 के बिल्स हमने कलेक्शन के लिए भेज दिए थे. उसके बाद क्या हुआ आगे, द फर्स्ट बिल वॉज ड्यूली मेट. ओके, तो पहला बिल ऑनर हो गया. बिल तो अब कलेक्शन में दिया हुआ है, बराबर है. तो ये बिल ऑनर हो गया. ऑनर हो गया तो हमारे पैसे आ चुके होंगे, सही है ना. और उसकी ड्यू डेट क्या थी, पहला जो बिल था 1 महीने वाला बिल, बराबर ना. पहला वाला जो बिल था वो 1 महीने वाला था. 12 मई से 1 महीना कहां खत्म होगा बेटा, 12 जून, फिर 3 दिन और 15 जून 2020 इसकी डेट होनी चाहिए. बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, क्योंकि बिल तो कलेक्शन में पड़ा है ना. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, हमारे बैंक में पैसे जमा हो जाएंगे पहले बिल के 16,470. और दूसरे बिल का क्या हुआ, but due to some temporary financial difficulties B failed to honor the second bill on due date and bank had to pay 20 rupees as notary charges. तो इसकी एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये इतनी इजी नहीं है. यहाँ पे बच्चे बहुत गलतियां करते हैं. इसकी एंट्री बता सकते हैं हम, क्या होगी बेटा इसकी एंट्री. बी जो है वो फेल करता है ऑनर करने के लिए अपना सेकंड बिल और बैंक ने 20 रुपया नोटरी का भरा है. हमारा सामने वाले कस्टमर से लेना निकलता है. जब भी वो डेबिट डिफॉल्ट करे तो हमारा पार्टी से लेना निकलेगा. बी अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट, नोट बराबर नोटरी के साथ 20,020 इतना हमारा उससे लेना निकलेगा. बी अकाउंट डेबिट 20,020 और हमारा कलेक्शन से बिल जाएगा टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट 20,000 टू बैंक अकाउंट. बैंक ने भरा ना नोटरी, बिल तो बैंक के पास पड़ा था, तो बैंक ने नोटरी का चार्ज भरा. और इसकी ड्यू डेट क्या थी, इसकी ड्यू डेट पहले निकाल लीजिए, 12 मई से 3 महीना. 12 मई से 3 महीना क्या हो जाएगा, 12 जून, जुलाई, अगस्त, 3 दिन ग्रेस के 15 अगस्त. तो फिर ये एंट्री हो जाएगी 14 अगस्त, क्योंकि ये नेशनल हॉलीडे है. फिर आपसे कहा गया कि हाउएवर ऑन 16th of August यानी 2 दिन बाद it was agreed between A and B that B would pay 8,020 in cash except a new bill at 3 months for 12,480 which included the interest for postponement of the part payment of dishonored bill. ओके तो भाई 16 अगस्त को क्या हुआ, 16 अगस्त को वो रिन्यूअल कर रहे हैं, बराबर है. तो पुराना बिल तो ऐसे ही डिसऑनर हो चुका है, डिसऑनर का एंट्री तो हम कर चुके हैं. अब अगली एंट्री होगी इंटरेस्ट चार्ज करने की. कम ऑन 16 अगस्त 20 पहले इंटरेस्ट चार्ज कर लीजिए. बी अकाउंट डेबिट
टू इंटरेस्ट, हमारे लिए इनकम, उसके लिए खर्चा। बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट आएगा सोचो जरा। उसने 8020 कैश दिए और वो 12480 का बिल देता है, तो इंटरेस्ट कितना हुआ इसमें? इंटरेस्ट कितना हुआ कैलकुलेट करो। 8020 कैश में, बेटा अपने कितने लेने के थे? 20020 लेने के थे। वो 8020 कैश दे रहा है और 12480 का बिल दे रहा है, तो इसके अंदर इंटरेस्ट कितना हुआ? इसमें इंटरेस्ट हो जाएगा बेटा 480 रुपए। कैसे? 8020 और 12480 दोनों का टोटल करो। 8020 और 12480 वो हमें टोटल पेमेंट करने जा रहा है 20500, लेकिन हमारे तो लेने उससे सिर्फ 20020 ही थे, तो 480 जो वो एक्स्ट्रा भर रहा है वो पूरा इंटरेस्ट का है। तो बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 480 रुपीज। बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 480 रुपीज। फिर उसने हमें कुछ कैश दिया है और एक नया बिल दिया है, तो चलिए उसकी एंट्री करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, बीआर अकाउंट डेबिट टू, कैश डेबिट हो गया, बीआर डेबिट हो गया, और किसको क्रेडिट करूं? ऑब्वियसली बात है बी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, है ना। कैश हमें कितनी मिली? 8020 रुपए, ठीक है। ये कितना मिला? 12480, और ये कितना हो गया? 20500। 16 अगस्त 20। A immediately sent new acceptance to its bank for collection on the due date। अच्छा, ए ने नया एक्सेप्टेंस भी बैंक को दे दिया कलेक्शन के लिए। फिर से एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बिल्स रिसीवेबल। एक काम कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हमने ऊपर रैंकिंग की है ना, नंबर 1 नंबर 2, तो इसको भी नंबर 3 दे दीजिए। ये जो बी आर आपने लिखा है ना, इसे नंबर 3 दे दीजिए। बी आर नंबर 3 अकाउंट कर लीजिए, कम ऑन। तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट कितना? 12480 टू बी आर नंबर 3, 12480। 1 अक्टूबर को बी आता है और वो हमें 12240 में रिटायरमेंट करके देता है, और हमने उसकी एक्सेप्ट मान ली है। तो वो रिटायरमेंट कर रहे हैं अभी। कब रिटायरमेंट कर रहे हैं? वो रिटायरमेंट करने जा रहे हैं, उसकी डेट दी हुई है 1 अक्टूबर 20। रिटायर कर रहा है तो हमें तो पैसा मिलेगा, बराबर है, हमें पैसा मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट कितना रुपया मिलेगा हमें? 12240, ठीक है। रिबेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो हमारा खर्चा है, कितना? ऑब्वियसली बात है 12480 में से 12240 वो दे रहा है, तो 240 का रिबेट है। टू किसको क्रेडिट करूंगा अभी? टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, क्योंकि बिल तो अपने पास है नहीं, बिल तो कलेक्शन में पड़ा है, वहां से बिल जाएगा 12480। क्लियर है बेटा सबको? बिल कलेक्शन में पड़ा है ना बेटा, तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट नहीं हो सकता है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन को क्रेडिट करना पड़ेगा। क्लियर पूरा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा किसी को कोई भी डाउट तो हमारी ये एंट्रीज करेक्ट है, उसके बाद ये वाली एंट्री भी हमारी करेक्ट है। बिल बैंक टू बिल फॉर कलेक्शन ये सब बराबर है, नोटिंग चार्ज वगैरह ये सब चीज़ें बराबर है। आता है, आता है ना। आरटीपी के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आते हैं, एमटीपी का भी कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आता है ना, आता है, बहुत बार आता है। इसीलिए तो ये सब करने पड़ते हैं ना, क्योंकि इसका आने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा होता है। ऐसे टाइप के आएंगे, ये बात तो सही है, और ये बहुत बार हुआ है, ऐसा नहीं है कि एक बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। चलिए, तो हमारी सारी एंट्रीज बेटा इनके साथ मैच हुई है। चलिए बेटा अब अगली एंट्री की तरफ चलते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, जो कि आरटीपी May 20 से लिया हुआ है, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है थोड़ा सा, है ना, इसमें भी दो दो बिल्स बन रहे हैं। चलिए बेटा कम ऑन, एकदम सेम नहीं है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन अपन ने किया ना, सच बताओ ना, ये क्वेश्चन थोड़ा चैलेंजिंग है। पता है क्यों? जो अभी अपन ने किया था वो, इनफैक्ट जो अपन ने किया था ना, काफी चैलेंजिंग था। उसमें सबकी डेट्स दी थी, बार बार बिल कलेक्शन के लिए जा रहे थे,
तो ये क्वेश्चन अच्छा खासा चैलेंजिंग है। इस क्वेश्चन को मैं सजेस्ट करूंगा एक बार फिर से पक्का करिएगा। क्वेश्चन इज ए चैलेंजिंग क्वेश्चन, रिमेंबर दिस, है ना। अब जो क्वेश्चन हम लोग हाथ में ले रहे हैं वो है आरटीपी May 20 का। 1 जनवरी 18 को अक्षय ड्रॉस टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज 16,000 25,000। बेटा ये जर्नल एंट्रीज हमें अक्षय के बुक्स में चाहिए है, इन द बुक्स ऑफ अक्षय, कम ऑन, इन द बुक्स ऑफ अक्षय। तो अक्षय ने 2 बिल बनाए 16,000 और 25,000 के, ठीक है, और वो दोनों भी बिल विशाल ने एक्सेप्ट किए थे। पहला बिल 16,000 का था 2 महीने के लिए, दूसरा बिल 25,000 का था 3 महीने के लिए। ये दोनों बिल विशाल ने एक्सेप्ट किए, तो अपने पास बिल आ गए हैं। 1 जनवरी 18 डेट डालिए, 1 जनवरी 18 बीआर नंबर 1 अकाउंट डेबिट, बीआर नंबर 2 अकाउंट डेबिट टू विशाल अकाउंट, है ना। बीआर नंबर 1 को कितना डेबिट किया बेटा हमने, 16,000, नंबर 2 को 25,000, और उन दोनों की जो टोटल है वो हो गई 41,000 आई गेस, है ना, उतना विशाल को क्रेडिट। फिर उसके बाद 4 मार्च को विशाल आता है अपने पास में, रिक्वेस्ट करता है कि पहला बिल रिन्यू करो 15% ब्याज के साथ 2 महीने के लिए। तो 4 मार्च को रिन्यूअल हो रहा है। रिन्यूअल के हम जानते हैं 3 एंट्रीज करनी होती है। तो 4 मार्च 2018, 4 मार्च 2018 तो पहला बिल रिन्यूअल हो रहा है, ठीक है, पहला बिल 2 महीने का ही था, तो रिन्यूअल हो रहा है। तो पहले तो डिसऑनर हो जाएगा, विशाल अकाउंट डेबिट टू बीआर नंबर 1 अकाउंट, है ना। पुराना बिल पहले क्या हो जाएगा बेटा, डिसऑनर हो जाएगा। तो डिसऑनर हो जाएगा तो 16,000 का डिसऑनर, फिर हम सामने वाले को इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, बराबर है, विशाल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट चार्ज करोगे, वो तो कुछ भी पार्ट पेमेंट नहीं कर रहा है, तो पूरे इसके ऊपर 15% लगाएंगे 2 महीने के लिए। कम ऑन, 15% 2 महीने के लिए। 16,000 लो इंटू 15% इंटू 2/12, 400 रुपए, ठीक है। तो 400 रुपए का ब्याज आएगा, और फिर हमें एक नया बिल मिलेगा जिसे हम बीआर नंबर 3 कहेंगे, बीआर नंबर 3 अकाउंट डेबिट टू विशाल अकाउंट। कितने का बिल आएगा अभी, ऑब्वियसली 16,000 लेने थे, अब 400 ब्याज का भी लेना है, तो 16,400 का नया बिल होगा। पे ही नहीं किया। कुछ भी पे नहीं किया उसने, पार्ट पेमेंट किया ही नहीं है थोड़ा भी, ठीक है। 25 मार्च 2018 को विशाल रिटायर्स द एक्सेप्टेंस फॉर 25,000, द इंटरेस्ट रिबेट डिस्काउंट बिंग 250 रुपए। मतलब ये जो दूसरा बिल था ना बेटा 25,000 वाला, ये वो रिटायर कर रहा है, समय से पहले दे रहा है, तो अच्छी बात है अपने लिए, तो बराबर है, समय से पहले दे दे, है ना। तो उस कब दे रहा है, 25 मार्च 18 को कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बीआर नंबर 2 अकाउंट। बराबर, कितना दे रहा है वो दे रहा है 250 रुपए का रिबेट, और 25,000 अपने को मिल रहा है। अच्छा सॉरी, 25,000 का बिल है, 250 रुपया रिबेट है। तो 250 अगर रिबेट है और 25,000 का बिल है, तो ये हो जाएगा 24,750। ये हो जाएगा बेटा 24,750। नेक्स्ट, बिफोर ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल, यानी जो नया बिल था ना 16,400 का, उसके रिन्यूअल के पहले बेटा विशाल जो है ना वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, और वो सिर्फ 50 पैसा इन रूपी ही दे पा रहा है, तो वो इंसॉल्वेंट हो रहा है। तो इंसॉल्वेंसी के केस में तो हम जानते हैं कि हमें 2 एंट्रीज करनी होती है, एक होता है डिसऑनर। चलिए बेटा डिसऑनर का एंट्री कर लीजिए, एंट्री क्या बनेगा, विशाल टू बीआर नंबर 3, है ना। विशाल से हमारे फिर से लेने निकलेंगे 16,400 टू बीआर नंबर 3 अकाउंट,
और वो सिर्फ 50 पैसा इन रुपी दे पा रहा है, यानी 16,400 का आधा ही वो दे पा रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू विशाल अकाउंट। 16,400 में से वो आधा ही दे पा रहा है, 8,200 8,200। एंट्री इसकी डेट क्या हो जाएगी, अपन बिफोर द ड्यू डेट बोला है, डेट नहीं भी डालोगे तो चलेगा, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ डेट पे ही अगर अपन जाएं तो 4 मार्च 18 से अगर मैं गिनूँ 2 महीना, तो ये हो जाएगा 7 में 18, 7 में। क्लियर सभी को? कोई एंट्री एक्सप्लेन करूं वापस? चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 13 देखो, पढ़ो जरा क्वेश्चन 13। सेम क्वेश्चन, डबल अमाउंट, देख रहे हो? सेम क्वेश्चन है बेटा, डबल अमाउंट्स के साथ में है। 32,000 50,000, अपन ने जो किया था वो 16,000 और 25,000 वाला था, राइट? सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ उन्होंने अमाउंट्स डबल कर दी है। ये आरटीपी मई 22 का सवाल था, ठीक है? सेम क्वेश्चन डबल अमाउंट, तो ये करने की जरूरत है वापस। इज द सेम क्वेश्चन जो अभी अपन ने किया हुआ है, कुछ भी उसमें अलग नहीं है, ठीक है? सो इट्स जस्ट द सेम क्वेश्चन। अभी तो कहाँ 2 घंटा थोड़ी हुआ है, ज़्यादा नहीं है। एक ये कैटेगरी जो अभी अपन करेंगे, और उसके बाद में एक अकोमोडेशन बिल की एक कैटेगरी आती है, तो ये 2 कैटेगरीज के क्वेश्चन हैं, ठीक है? अगर मैं कहूँ आपसे तो फ्रैंकली 3 क्वेश्चन अपने को करने हैं, ज़्यादा नहीं, आधे घंटे में हो जाना चाहिए, 4 बजे तक फ्री कर दें। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन 14 जो आरटीपी मई 21 का सवाल था बेटा, ये ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से चैलेंजिंग होते हैं, आप ध्यान दीजिएगा बेटा ऐसे क्वेश्चंस को। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन समर्थ्स बुक, समर्थ्स एक्सेप्टेंस टू आरव फॉर 1250, discharged by a cash payment of 500 and a new bill for the balance 25, balance plus 25 for interest, okay? तो समर्थ का जो एक्सेप्टेंस था टू आरव फॉर 1250, ओके? समर्थ, अच्छा अपन किसके बुक्स में एंट्री पास कर रहे हैं? वी आर पासिंग द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ समर्थ, कम ऑन, इन द बुक्स ऑफ समर्थ, ठीक है ना बेटा? इन द बुक्स ऑफ समर्थ। अब जब आप इन द बुक्स ऑफ समर्थ कर रहे हैं, नहीं तीन है, इन द बुक्स ऑफ समर्थ, समर्थ्स एक्सेप्टेंस टू आरव, बेटा हमारा एक्सेप्टेंस था आरव को, ये लाइन है, ये हमारे लिए तो बिल्स पेबल था, हमारे लिए बिल्स पेबल था, वो हमने डिस्चार्ज किया बाय कैश पेमेंट ऑफ 500 और एक न्यू बिल फॉर द बैलेंस प्लस 25 रुपीज फॉर इंटरेस्ट। तो बेटा हमारा बिल तो हमारे पास आ गया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, कितना अपन, ये बिल्स पेबल था 1250 का, ठीक है? एक्चुअली ये रिन्यूअल का है, तो मैं 3 एंट्रीज पास करके दिखाने जा रहा हूं। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू आरव, हमारा पूरा आरव को देना निकलेगा, है ना? हमारा पूरा आरव को देना निकलेगा 1250। फिर उसके बाद बोला कि हम 500 रुपया कैश दे रहे हैं और 25 रुपया हमारा ब्याज का खर्चा है, तो हमारा बिल्स पेबल टू आरव हुआ। उसके बाद में इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आरव, हमारा 25 रुपया उसको ब्याज का देना निकलेगा। और फिर आप एंट्री क्या पास करेंगे, हम उसे आरव को, हम आरव को कुछ कैश दे रहे हैं, कुछ बीआर दे रहे हैं, ठीक है? हम कैश कितनी दे रहे हैं बेटा, 500 रुपए उसको कैश दे रहे हैं, और बिल कितने का देंगे? देखिए हमारे पैसे देने थे 1275 ब्याज के साथ, 500 उसमें कैश है, तो फिर जो बचा हुआ अमाउंट है 775, उतने का बिल दिया जाएगा, 775 का बेटा बिल दिया जाएगा उसको। आप तीनों एंट्री भी कंबाइन कर सकते हैं, इनफैक्ट आईसीआई के स्टडी मटेरियल में तीनों एंट्री कंबाइंड है। अगर मैं तीनों कंबाइन करने जाऊंगा तो क्या बचेगा मेरे पास? एंट्री सोचो, बिल्स पेबल डेबिट करना पड़ेगा,
अरे यार मैंने गलती से ना टू बिल्स रिसीवेबल लिख दिया है यहाँ पे बेटा, टू बिल्स पेएबल आएगा। हम बिल्स पेएबल इश्यू करेंगे ना। यस, बिल्स पेएबल हमारा क्या बोलते हैं, पहले वाला तो कैंसिल हो रहा है 1250 का। आरओ तो हर हाल में कटने वाला है, आरओ आएगा नहीं एंट्री में, बराबर है। सो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 1250, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 25, टू कैश 500, टू बिल्स पेएबल 775। ये देखिए ये उनकी एंट्री है। वो ऐसे कंबाइन करते हैं। मैं हमेशा से सजेस्ट करते आया हूं कि आप 3 एंट्रीज बनाओ, अपना वो स्टैंडर्ड ये है, या तो फिर आप 3 बना के आप उनके आंसर से ऐसा मैच कर सकते हैं। आपकी इच्छा है ना, आपकी इच्छा ऐसा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, क्लियर हो गया ना ये तीनों एंट्रीज। चलो आगे, जी गुप्तास एक्सेप्टेंस फॉर 4000 विच वाज एंडोर्स्ड बाय समर्थ टू साहनी वाज डिसऑनर्ड। सो हमारे मतलब जी गुप्ता का एक्सेप्टेंस है, जो जी गुप्ता जो है ना वो ड्रॉई था मेन वाला, उसने अपना एक्सेप्टेंस हमें दिया होगा, हमने वो एक्सेप्टेंस साहनी को देके रखा है, वो डिसऑनर हो गया। साहनी ने 20 रुपए का नोटरी भी भरा है, ठीक है। तो ये तो ऐसा हो गया, जी गुप्ता से हमको लेने के थे, साहनी को देने के थे, तो साहनी को जो हमने बिल दिया था ना वो डिसऑनर हो गया, तो हमारा गुप्ता से लेना निकलेगा, साहनी को देना निकलेगा। याद है एंडोर्समेंट में डिसऑनर का एंट्री, तो हमारा साहनी से गुप्ता से लेना है, जी गुप्ता अकाउंट डेबिट टू साहनी अकाउंट, टू साहनी अकाउंट, बराबर है कितना अमाउंट, 4000 की 4020, पूरा नोटिंग के साथ, राइट। पूरा नोटिंग के साथ हमें साहनी को देना निकलेगा और नोटिंग के साथ ही आप गुप्ता से लेंगे। फिर उसने कहा है बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक, हमने जो बिल सामने वाले को दिया था ना बेटा साहनी को, उसके बदले अपन ने कैश दे दिया। गुप्ता को अपनी नहीं पड़ी लेकिन अपने को तो है, तो अपन ने पैसे दे दिए उधर, है ना। साहनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4020, हमने साहनी को चेक दे दिया। ये सेकंड केस का एंट्री है बेटा, प्लीज नंबर 8, ये सेकंड वाला है, ये फर्स्ट वाला है। नेक्स्ट, हर्षद रिटायर्स अ बिल 5000 ड्रॉन ऑन हिम बाय समर्थ फॉर 20 रुपीज डिस्काउंट। तो हमने जो बिल बनाया था ना हर्षद पे, उसने रिटायर कर दिया, यानी हमें समय से पहले पैसा मिल गया है। सो एंट्री क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट रीबेट अकाउंट डेबिट टू टू बिल्स रिसीवेबल, बराबर अपने पास बिल पड़ा होगा ना उसका। बिल कितने का था, बिल था 5000 का, रिबेट था 20 का, 4980। क्लियर। और लास्ट ट्रांजैक्शन है समर्थ्स एक्सेप्टेंस टू पटेल फॉर 19,000 डिस्चार्ज बाय संदीप चड्ढा's एक्सेप्टेंस टू समर्थ फॉर अ सिमिलर अमाउंट। ओके, तो समर्थ यानी हमारा एक्सेप्टेंस जो पटेल को दिया था, जो हमारे लिए बिल्स पेएबल था, बराबर है, उसको अपन ने पे कैसे किया, संदीप चड्ढा का जो एक्सेप्टेंस हमारे पास पड़ा था। सिंपल भाषा में बोलूं तो ये क्या हुआ पता है, हमें पे करने के थे समर्थ को, अरे हम खुद ही समर्थ है ना, सॉरी, हमें किसको पे करने के थे, हमें पे करने के थे बेटा संदीप इसको पटेल को, ठीक है। हमें समर्थ, हमें एक आया था बेटा बिल चड्ढा के पास से, तो हमने क्या किया, जो चड्ढा से बिल आया था ना, जो हमारे लिए बिल रिसीवेबल था, वो बिल रिसीवेबल पटेल को दे दिया और पटेल से अपना बिल पेबल ले लिया। आया समझ में, मतलब क्या हुआ है एग्जैक्टली exactly? यस क्या हुआ, फिर इसका एंट्री क्या करोगे आप, यस सीधा सीधा है ना, हमारा बिल बिल्कुल सही है, बिल्स पेबल टू बिल्स रिसीवेबल, हमारा पेबल वाला बिल हमारे पास आ गया और जो हमारा रिसीवेबल था वो हमने सामने वाले को दे दिया, बराबर यही हो रहा है वहां पे। हमें जो चड्डा से बिल मिला था वो हमने आगे पटेल को दे दिया, इंडोर्स कर दिया, तो बिल रिसीवेबल गोज आउट, और पटेल को जो हमने बिल दे रखा था वो हमारे पास वापस आ गया है। तो बिल्स पेबल टू बिल्स रिसीवेबल, ये बेटा उसका एंट्री है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। फोर्थ, क्लियर सभी को।
कोई डाउट्स, कोई क्वेरीज? यस रुपेश, कोई डाउट, कोई क्वेरी? चलिए बेटा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम है, बस अमाउंट चेंज करके दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए पहला क्वेश्चन, डेविड्स एक्सेप्टेंस टू सैमुअल फॉर 5000 डिस्चार्ज बाय कैश पेमेंट ऑफ 1000 एंड अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस प्लस 100 फॉर इंटरेस्ट। बेटा आप लोग इसे नहीं लिखेंगे, ये वाला क्वेश्चन मैं ही लिखकर आपको सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोग इसे मत लिखिएगा। हाँ बस उसने अमाउंट्स को हर एक का इंटू 4 नहीं किया है ना। तो ये वाला मैं आपको करके बता देता हूं। इन द बुक्स ऑफ डेविड बोला गया है, तो डेविड के बुक्स में हम कर रहे हैं। तो डेविड्स एक्सेप्टेंस टू सैमुअल, अगेन हमारे लिए बिल्स पेएबल था, तो बिल पेएबल हमारे पास वापस आ रहा है। डिस्चार्ज कैसे कर रहे हैं अपन? 1000 रुपए का कैश पेमेंट है, नया बैलेंस है, नए बिल है फॉर द बैलेंस प्लस 100 रुपीज फॉर इंटरेस्ट। तो बेसिकली अगेन ये रिन्यूअल ऑफ अ बिल वाला कंसेप्ट है। तो फिर मैं 3 एंट्रीज पास करके आपको पहले बताऊंगा। पहली एंट्री क्या हो जाएगी? सैमुअल टू बिल्स पेएबल, सॉरी बिल्स पेएबल टू सैमुअल। हमारा बिल हमारे पास वापस आ गया और पैसा किसको देना निकलेगा? सैमुअल को 5000। फिर हमारा उसको इंटरेस्ट देना निकलेगा, कितना? 100 रुपए का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू सैमुअल। सही है। और फिर सैमुअल को हम कुछ कैश दे रहे हैं और कुछ बिल दे रहे हैं। कितना कैश दे रहे हैं हम उसे? हम 1000 रुपया कैश दे रहे हैं और बिल कितने का देंगे? 4010 रुपए का। तो सैमुअल अकाउंट डेबिट 5010 टू कैश 1000 टू बिल्स पेबल 4010। पहली एंट्री में कोई डाउट? यस। चलिए फिर अगली एंट्री वापस वैसा ही, समंथा का एक्सेप्टेंस जो 8000 का था, जो समंथा का एक्सेप्टेंस था जो हमने इंडोर्स किया था फ्लेक्स को, वो डिसऑनर हो गया। ठीक है, 50 रुपए का नोटिंग चार्ज भी फ्लेक्स ने भरा है। तो बेसिकली समांथा का जो एक्सेप्टेंस हमारे पास था, जो हमने फ्लेक्स को दे रखा था, वो डिसऑनर हो चुका है। तो हमारा समांथा से लेना निकलेगा, फ्लेक्स को देना निकलेगा। राइट, सो समांथा अकाउंट डेबिट टू फ्लेक्स। कितना आएगा बेटा ये अमाउंट? ऑब्वियसली 8050 नोटिंग के साथ। और फिर हमने समानता को हमने क्या कर दिया? फ्लेक्स को पेमेंट कर दिया है। बिल पेड अगेंस्ट चेक 8050। क्लियर ये वाला? तो हमने फ्लेक्स को पे कर दिया है। नेक्स्ट, साइमन रिटायर्स बिल। ठीक है, जो 2000 का था, जो हमारे को मिलने वाला था, रिटायरमेंट है। ठीक है, सो बैंक अकाउंट डेबिट हमें कितने रुपए मिले? 1980 मिले, डिस्काउंट 20 रुपए का, और बिल गया बेटा 2000 रुपए का। एंड लास्ट, डेविड्स एक्सेप्टेंस टू रैल्फ फॉर 20,000, यानी हमारा जो हमने रैल्फ को दे रखा था वो डिस्चार्ज कैसे किया? बाय रैल्फ केंट्स एक्सेप्टेंस टू डेविड फॉर द सिमिलर अमाउंट। ओके, तो बेसिकली हमारे पास जो बिल आया था वो बिल हमने आगे दे दिया, और हमारा जो बिल इशूड था वो हमारे पास वापस आ गया है। सो बिल्स पेबल टू बिल्स रिसीवेबल 20,000 का अमाउंट। सेम एंट्रीज। क्लियर? ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए लास्ट 2 क्वेश्चंस 16 17, यस बिल्कुल लास्ट 2 क्वेश्चंस है, और ये दोनों अकोमोडेशन बिल्स के क्वेश्चन है बेटा, है ना, दोनों अकोमोडेशन बिल्स के क्वेश्चन है। सो 2020 नवंबर के एग्जाम में ये आया हुआ सवाल है ना, 2020 नवंबर में एग्जाम में पूछा गया था ये। Suresh draws a bill for 15,000 on Anup on 15th April 2020 for 3 months, which Anup returns to Suresh after accepting the same. ओके, तो सुरेश ने, अपन किसके बुक्स में एंट्री कर रहे हैं? इन द बुक्स ऑफ सुरेश। कम ऑन, इन द बुक्स ऑफ सुरेश, इन द बुक्स ऑफ सुरेश। सो सुरेश ने एक बिल बनाया बेटा 15,000 का अनूप पर, है ना, हमने बिल बनाया अनूप पे 15,000 का, तो अनूप साइन करके वो हमें दे रहा है। पहली एंट्री क्या होगी? बीआर अकाउंट डेबिट टू अनूप, टू अनूप अकाउंट।
BR अकाउंट डेबिट टू अनूप अकाउंट कितना 15,000। ठीक है, BR अकाउंट डेबिट टू अनूप अकाउंट 15,000। सुरेश इस बिल के साथ क्या करता है, सुरेश इसे डिस्काउंट करता है अपने बैंक के साथ 18 अप्रैल को। पहली एंट्री कब की थी, 15 अप्रैल 20 की। फिर 18 अप्रैल 20 को क्या हुआ बेटा, हम इसका डिस्काउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, हम इसका डिस्काउंटिंग कर रहे हैं और डिस्काउंट करके हमें 14,700 रुपया मिला है। सो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट कितना मिला 14,700। 300 रुपए का डिस्काउंट, 15,000 का बिल गया। नेक्स्ट उसके बाद क्या हुआ, ऑन ड्यू डेट सुरेश फेल्स टू रेमिट द अमाउंट ड्यू टू अनूप। ड्यू डेट के दिन सुरेश जो है वो पैसा, अच्छा सॉरी ये वाला पार्ट रह गया ना, रेमिट्स 1/3 अमाउंट टू अनूप। बेटा अपन ने जितना पैसा अपने पास आया था ना उसका 1/3 अनूप को दे दिया। ठीक है, तो अनूप को क्यों दिया, क्योंकि अकोमोडेशन बिल है, दोनों शेयर कर रहे हैं पैसा, तो डिस्काउंट भी शेयर होगा। याद रखिएगा डिस्काउंट भी शेयर होगा। तो आप अनूप को कितने से डेबिट करेंगे बेटा, आप अनूप को यहां पे डेबिट करने वाले हैं अनूप अकाउंट डेबिट कितना रुपया बेटा, आप 1/3 अमाउंट अनूप को दे रहे हैं ना, तो बिल का 1/3 5,000 होता है। ठीक है, 5,000 टू बैंक अकाउंट 14,700 का 1/3 और डिस्काउंट का भी 1/3। डिस्काउंट भी तो आपको उसको चार्ज करना पड़ेगा जो कि 100 रुपये होता है। तो 1/3 पैसा भी आपने उसे दे दिया और 1/3 का डिस्काउंट भी आपने उसे चार्ज कर दिया है सेम डेट पे। अब ड्यू डेट के दिन कायदे से क्या होना चाहिए, ड्यू डेट के दिन देखिए बिल किसने साइन किया था, अनूप ने किया था, बराबर ना। ड्यू डेट के दिन बेटा अभी क्या होगा, बिल अनूप ने साइन किया था, तो सुरेश का काम था कि वो अपने पैसे अनूप को दे, बराबर है, ताकि अनूप सुरेश का पैसा और खुद का पैसा मिला के बैंक को पे कर दे। ड्यू डेट के दिन बैंक तो अनूप के पास ही जाएगी ना, साइन तो अनूप ने ही किया हुआ है। तो अभी हुआ क्या कि ड्यू डेट के दिन सुरेश पैसा नहीं चुका पा रहा था, फेल्स टू रेमिट द अमाउंट ड्यू टू अनूप, but he accepts a bill for 17,500 for 3 months which Anup discounts for 17,100 and remits 2,825 to सुरेश। मतलब ड्यू डेट के दिन बेटा क्या हुआ, सुरेश ने ना वो पैसा नहीं दे पा रहा था, तो उसने क्या कर लिया, उसने एक एक्सेप्ट किया बिल 17,500 का 3 मंथ्स के लिए। कम ऑन, तो ड्यू डेट पहले तो निकाल लीजिए, इसकी ड्यू डेट क्या होगी 15 अप्रैल से 3 महीना 18 क्या हो जाएगा, मई जून जुलाई, राइट, 18 जुलाई 20 बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू अनूप अकाउंट। वो एक बिल इश्यू कर रहा है अनूप को 17,500 का, बराबर, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू अनूप 17,500। फिर अनूप उसका डिस्काउंटिंग कर लेता है बेटा 17,100 का। अनूप डिस्काउंटिंग करता है बेटा 17,100 का, है ना। तो अनूप डिस्काउंटिंग करेगा, इसका एंट्री सुरेश नहीं करने वाला, बराबर है, क्योंकि सुरेश को अभी तक सुरेश का ट्रांजैक्शन नहीं है, ये अनूप ने डिस्काउंटिंग किया है। ठीक है, तो अनूप इसका एंट्री नहीं करेगा। फिर सुरेश क्या करेगा, क्या बोलते हैं, सॉरी अनूप क्या करेगा, उसको 17,100 मिलने के बाद वो क्या करे, व्हाट डू यू थिंक, यस प्रीत क्या लगता है बेटा क्या करना चाहिए उसे। देखो ड्यू डेट के दिन सुरेश पैसा नहीं दे पा रहा था, बराबर है, तो सुरेश ने क्या किया, एक बिल साइन करके दे दिया। ठीक है, ये ले अनूप, ये ले तू नया बिल। तो अनूप क्या किया, अनूप वो बिल लेके गया 17,100 लेके आ गया। उससे तुम पहला काम क्या करोगे, पहला काम तुम पुराना बिल का पैसा चुकाओगे, है ना। तो 17,100 में से ऑब्वियस सी बात है तुमने 15,000 में से 15,000 का पैसा दिया होगा, है ना, और फिर तुमने कुछ अमाउंट सुरेश को भेज दिया है 2,825। ठीक है, अच्छा डिस्काउंट का पूरा खर्चा तुम्हारा, या तुम कुछ पैसा मुझे भेज रहे हो तो मुझे भी उसका खर्चा आना चाहिए ऑब्वियसली, है ना, मुझे भी कुछ खर्चा चार्ज करना होगा। ठीक है, तो फिर इन दैट केस आप मैं क्या एंट्री पास करूंगा बेटा, मुझे तो पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू अनूप अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू अनूप अकाउंट। बैंक में मुझे कितने रुपए मिले, मुझे मिले 2,825 जो आपने भेजे, डिस्काउंट करके जो आपने मुझे भेजा है वो 2,825 है, बराबर है। तो ये हो गया बेटा बैंक अकाउंट डेबिट।
अब प्रॉब्लम ये आता है कि डिस्काउंट कितना। स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं आपको एक मास्टर फॉर्मूला बता रहा हूं, है ना। आप वही फॉर्मूला हर बार लगाएंगे। स्टूडेंट्स, आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? ओल्ड, या एक काम करो, ओल्ड नहीं, लाइबिलिटी ऑन ओल्ड बिल प्लस फ्रेश अमाउंट रिसीव्ड upon discounted value of new bill into total discount। ये फॉर्मूला कहीं लिख लीजिए चाहिए तो। टोटल डिस्काउंट ऑन न्यू बिल। फॉर्मूला क्या है बेटा? लाइबिलिटी ऑन ओल्ड बिल प्लस फ्रेश अमाउंट जितना हमें रिसीव हुआ है अपॉन डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द न्यू बिल इनटू टोटल डिस्काउंट ऑन द न्यू बिल। अभी जैसे सुरेश क्या करने वाला है बेटा? सुरेश का पुराने बिल पे कितना लाइबिलिटी था? देखिए, पुराना बिल 15,000 का था। 15,000 में से उसने 1/3 ही अनूप को भेजा था, यानी 2/3 तो उसने खुद ने रखे थे, तो उसकी खुद की लाइबिलिटी थी 10,000 रुपए की, है ना। 15,000 का 2/3, 10,000 की उसकी लाइबिलिटी थी। फिर उसे और कितने पैसे मिले? उसे मिले 2825, है ना। उसे फ्रेश कितने पैसे मिल गए? 2825 में। फिर उसके बाद डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ नया बिल कितना है? नया बिल 17,100 पे डिस्काउंट हुआ था। नया बिल 17,100 पे डिस्काउंट हुआ था, और नया बिल जो है 17,500 का था, जिसमें 17,100 पे वो मिला था, तो उसमें टोटल डिस्काउंट कितना था? 400 रुपए। फ्रेंड्स, इन दोनों का टोटल करो, इससे डिवाइड करो और इससे मल्टीप्लाई करो, और मुझे बताओ आपका आंसर कितना आ रहा है। कम ऑन, 10,000 प्लस 2825 इंटू 400 अपॉन 17,100, 300 रुपया आ रहा है, बराबर 300 रुपया आ रहा है ना। सो इन दोनों का टोटल करिए, इससे डिवाइड करिए, इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आंसर आता है बेटा 300 रुपए। तो ये बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है जिससे हमारा आंसर एकदम इजीली आ जाता है। और टू अनूप अकाउंट आ जाएगा बेटा 3125, टू अनूप अकाउंट आ जाएगा 3125। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। पुराने बिल की आपकी लाइबिलिटी प्लस फ्रेश जो आपको पैसा मिला अपॉन टोटल डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द न्यू बिल इनटू टोटल डिस्काउंट रिसीव, टोटल डिस्काउंट ऑन द न्यू बिल। तो ये फॉर्मूले से आप कर सकते हैं। मैच्योरिटी के पहले सुरेश इंस्टॉलमेंट हुआ और वो आधा ही पे कर पाया 31 अक्टूबर को। तो चलिए 31 अक्टूबर पुराना बिल डिसऑनर हो जाएगा, बराबर है। ये बिल्स पेबल जो है बेटा वो डिसऑनर हो जाएगा, क्योंकि हम ये हो चुके हैं अनूप अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेब, सो सॉरी, एक मिनट, मैंने उल्टा एंट्री कर दिया था क्या? अनूप अकाउंट डेबिट टू, हाँ मैंने पिछली बार उल्टा एंट्री कर दिया था बेटा बाय मिस्टेक। हम बिल्स उसको इश्यू किए थे ना, अनूप अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, टू बिल्स पेबल होना चाहिए था। ठीक है, प्लीज अपडेट कर लीजिए, क्या आप लोग ध्यान भी नहीं देते हैं। अनूप अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, कम ऑन। चलिए 31 अक्टूबर को क्या हुआ होगा बेटा? 31 अक्टूबर को पहले तो वो बिल डिसऑनर हो चुका है, बराबर है। तो एंट्री क्या होनी चाहिए? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल कभी डेबिट हो ही नहीं सकता है ना, मतलब बिल्स पेबल तो हमने इश्यू किया है उस टाइम पे, जब फ्रेश इश्यू हुआ था 17,500 का, उसमें कभी भी वो डेबिट नहीं हो सकता है। वो डेबिट सिर्फ तब होता है जब ऑनर या डिसऑनर हो। जैसे अभी डिसऑनर वाली एंट्री हो रही है ना, तो बिल्स पेबल डेबिट। मुझे यहां से वो कैसे क्लिक हुआ पता है क्या? मुझे पता है डिसऑनर में तो बिल्स पेबल डेबिट ही होना चाहिए, और मैं देख रहा था कि ऊपर वाले में भी वो डेबिट ही आ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? 2 बार डेबिट नहीं हो सकता है, तो इसलिए मैं उसको ये कर रहा था। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू अनूप अकाउंट, 17,500 का बेटा बिल जो है वो डिसऑनर हो गया। और अब स्टूडेंट्स आप एक काम करिए, आप ये कैलकुलेट कर लो पहले अनूप के अकाउंट को देखकर कि हमारा अनूप को देना कितना है। कैलसी पे ले लीजिए चाहिए तो। पहले अनूप को 15,000 क्रेडिट हुआ था, फिर 5,000 डेबिट हुआ था। ठीक है ना, पहले 15,000 क्रेडिट हुआ था, फिर 5,000 डेबिट हुआ था। नेट क्या बचा? 10,000 का क्रेडिट। फिर आपने 17,500 से उसको डेबिट किया, बराबर है।
17,500 से आपने डेबिट किया, तो 15,000 पहले था क्रेडिट, है ना। मैं एक काम करता हूँ, सारे डेबिट्स ऐड कर लेता हूँ। डेबिट कितना कितना हुआ है अनूप को, एक 5,000 का डेबिट है, फिर 17,500 का डेबिट है, फिर उसके बाद में डेबिट है कुछ भी नहीं, माइनस क्रेडिट है 17,500 का, माइनस क्रेडिट है 3,125 का, फिर एक और क्रेडिट है जो ऊपर है 15,000 का। तो मेरा देना है 13,125, है ना। 13,125 का क्रेडिट ज़्यादा है, तो अनूप अकाउंट डेबिट, अनूप अकाउंट डेबिट 13,125, है ना, यही आया था ना 13,125। हम आधा दे पा रहे हैं, तो टू बैंक अकाउंट इसका हाफ कर लीजिए, और बाकी का हाफ जो है टू डेफिशिएंसी अकाउंट, जब अपन नहीं चुका पाते हैं तो डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्लियर सबको, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेंगे, पहली एंट्री 15,000 वाली, ये बराबर है बिल्स पेबल टू, बिल्स रिसीवेबल टू अनूप, बैंक डिस्काउंट टू बी आर, उसके बाद में अनूप टू बैंक डिस्काउंट 5,400, 100 बिल्कुल सही है। फिर ये तो सही है। फिर 18 जुलाई को एंट्री हुई, अनूप टू बिल्स पेबल 17,500, परफेक्ट है। बैंक डिस्काउंट टू अनूप, अमाउंट्स के साथ ये अमाउंट टैली होना बहुत जरूरी होता है, ये डिस्काउंट वाला, ठीक है। सो बैंक डिस्काउंट टू अनूप सही है। फिर बिल्स पेबल टू अनूप डिसऑनर वाला एंट्री सही है। फिर अनूप टू बैंक टू डेफिशिएंसी, एग्जैक्टली एकदम परफेक्ट आया है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट सेम टू सेम है, आखिरी जो क्वेश्चन है ना जो एमटीपी मई 22 का है वो एकदम सेम है। अमाउंट्स जो है ना बेटा उसकी, वो अमाउंट्स क्या कर दी गई है बेटा, अमाउंट्स इंटू 3 की हुई है ना। आप देख सकते हैं रवि ड्रॉज अ बिल फॉर 45,000, तो एक्चुअली मैंने कह दिया अमाउंट इंटू 3 है, तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा कि फिर डिस्काउंट कितना हुआ, तो आप डिस्काउंट का भी इंटू 3 करके बता देंगे मुझे। लेकिन एक बार ओरली चाहिए तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट फटाफट, आप चाहिए तो मत लिखिएगा, ठीक है। मैं सिर्फ क्या कर लेता हूं बेटा, मैं यहाँ पे आपको, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स लोगों को थोड़ा सा अकोमोडेशन बिल पे ध्यान देना चाहिए। ये ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि जो आप याद रख पाएंगे अच्छे से। हमें रवि के बुक्स में अकाउंटिंग पूछी गई है, रवि के बुक्स में, ठीक है। तो रवि और ऋषि है ना, सो हम अनूप को ऋषि से रिवर्स कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो पहली एंट्री 15 अप्रैल की 2021, 20 को 2000, तो पहली एंट्री 15 अप्रैल 21, बिल्स रिसीवेबल टू ऋषि 15,000 का हमें बिल मिला, बराबर है। 15,000 नहीं सॉरी 45,000 का हमें बिल मिला। फिर वो हम लोगों ने क्या किया बेटा, डिस्काउंट कर लिया। 18 तारीख को एंट्री क्या बनेगी, बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बी आर 44,100, 900, 45,000, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया, उसका 1/3 अमाउंट ऋषि को दे दिया। ऋषि अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट कितना, 1/3 15,000, फिर इसका 1/3 हुआ और इसका भी 1/3 हुआ। क्लियर है यहाँ तक, ये 3 एंट्रीज में। फिर ड्यू डेट के दिन हम लोग चुका नहीं पा रहे थे, लेकिन हमने एक नया बिल एक्सेप्ट कर लिया 52,500 का, तो एंट्री क्या हो जाएगी उसकी 52,500 की, मतलब 18/7/21 को ऋषि टू बिल्स पेबल 52,500 का नया बिल हमने एक्सेप्ट कर लिया है। क्लियर, 52,500 का हमने नया बिल एक्सेप्ट किया है। ऋषि ने उसे डिस्काउंट किया 51,300 पे, तो ऋषि के पास पैसा है, अपन एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन उसने अपने को 8475 दिया ना, उसने अपने को 8475 दिया बैंक अकाउंट डेबिट, वो हमें डिस्काउंट भी चार्ज करेगा। अब प्रॉब्लम ये है डिस्काउंट कितना चार्ज करेगा, हमारा फॉर्मूला जो है ना उस पर आ जाइए। हमारा फॉर्मूला क्या था, व्हाट वाज द लायबिलिटी ऑन ओल्ड बिल, बेटा 45,000 का 1/3 ऋषि को दिया था, तो 2/3 तो अपने पास ही पड़ा था। सो लायबिलिटी ऑन ओल्ड बिल, अपना लायबिलिटी था 30,000 का। फ्रेश कितने पैसे मिले हमें, फ्रेश मिले 8475। फिर उसके बाद में डिस्काउंटेड अमाउंट कितनी है 51,300, और टोटल डिस्काउंट कितना है 52,500 का बिल है और 51,300 ही पैसे मिल रहे हैं, तो 1,200 का टोटल डिस्काउंट है। कम ऑन, तो इसको जब आप करते हैं तो आपका आंसर 900 रुपए बराबर आता है, जो पिछली बार का ट्रिपल आ रहा है, परफेक्ट।
ठीक है, फिर इसका टोटल करके ये कर लिया। फिर ड्यू डेट के दिन बेटा क्या हुआ, बिल डिसऑनर हो चुका है 31 अक्टूबर को, बिल्स पेएबल टू ऋषि और 52,500 ऑफ कोर्स, और उसके बाद ऋषि अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डेफिशिएंसी। एक्चुअली तो इसका ट्रिपल हो जाएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं अमाउंट्स वापस, ठीक है, करोगे कैलकुलेट। चलिए बेटा क्रेडिट की पहले टोटल करो 45,000, कम ऑन क्रेडिट की टोटल करिए 45,000 प्लस ऋषि को और कब कब क्रेडिट हुआ, ये देखिए ये एंट्री में क्रेडिट है 9375 और क्रेडिट है 52,500 का, ठीक है ना, और क्रेडिट है बेटा 52,500 का। फिर डेबिट कब कब है उतना माइनस करो, डेबिट है 52,500, उसके अलावा डेबिट है एक 15,000 का डेबिट और है, तो आ रहा है 39,375, 39,375, ठीक है। ऋषि इतने से डेबिट हो रहा है, इसका आधा उसने दे दिया 19,687.5, आधा डेफिशिएंसी, क्लियर। सो ये उसकी एंट्री है, एकदम परफेक्टली हमारा मैच हो रहा है, एकदम परफेक्टली हमारा मैच हुआ है। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरीज, ठीक है। तो यहां पर हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का थरली रिवीजन जो है बेटा वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। इन द नेक्स्ट सेशन हम लोग एक और ऐसे ही रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।